चलिए नमस्कार दोस्तों, लाइव स्टडी इलाहाबाद यूट्यूब चैनल पर मैं उत्पल कुमार त्रिपाठी आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों बेहद माफी चाहता हूं आप लोगों से दोस्तों कि आपकी जो है वो क्लास बीच में इंटरप्ट हो गई। क्लास को शुरू किया मैंने 9 बजे, लेकिन जो है आपकी क्लास थोड़ी सी तकनीकी समस्याओं की वजह से जो है दोस्तों समस्या आ गई और उसकी वजह से उस स्ट्रीम को मुझे डिलीट करना पड़ गया था। तो मैंने स्ट्रीम को डिलीट कर दिया है। दोबारा जो है स्ट्रीम को हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो अब हम लोग जो है दोस्तों, मैं आप लोगों से बात कर रहा था राजनीतिक सिद्धांत एवं विचारकों की जो आपकी टीजीटी की क्लास है उसके संबंध में। तो आप लोगों को जो है वो आपको 2 वीडियो जो है आपको चैनल पे अपलोड कर दी गई है। दोनों वीडियो आप लोग जो है वो देख सकते हैं। बाकी एक वीडियो आप लोगों के लिए जो है वो सिलेबस की अपलोड की गई है, तो आप अपने सिलेबस को भी देख सकते हैं। दोस्तों आपका सिलेबस जो है वो आपके टीजीटी में पॉइंट वाइज मैंने आपके सिलेबस को क्लियर किया है कि किस पॉइंट में जो आपके सिलेबस में जो पॉइंट लिखे हुए हैं या जो आपके सिलेबस में जो चीजें लिखी हुई हैं उसके अंतर्गत आप लोगों को किन किन चीजों को पढ़ना पड़ेगा उसको मैंने सिलेबस में जो है वो बिल्कुल क्लियर किया है, स्पष्ट किया है। तो आप लोग जो है उसको देख के और अपने सिलेबस को जो है एक बार जरूर समझ लीजिए। आपके लिए सिलेबस का समझना जो है वो दोस्तों सभी के लिए बिल्कुल जरूरी है। तो आपको सबसे पहले किसी भी परीक्षा की तैयारी जब आप लोग कर रहे हो दोस्तों, तो उस समय आपके लिए सिलेबस को जान लेना सबसे आवश्यक होता है। आप लोग सिलेबस को अच्छे से समझ लीजिए, सिलेबस को अच्छे से जान लीजिए। उसके बाद अपने परीक्षा की जब तैयारी करते हैं तो सिलेबस को जानने के बाद से दूसरा जो आपका स्तर होता है दोस्तों वो आपके पेपर को जानने का होता है, पेपर को समझने का होता है। तो जब आप अपने सिलेबस को अच्छे से समझ जाएं उसके बाद से आप जो है पेपर उठाइए। कम से कम जो है वो 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर को आप उठाइए, जिस भी परीक्षा को आप देना चाहते हो। चाहे आप टीजीटी पीजीटी की बात करिए या आप यूपी पीसीएस की बात करिए या आप जो है यूपी ट्रिपल एससी की किसी परीक्षा की बात करिए या कोई भी परीक्षा जो आप देना चाहते हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए एक ही शर्त है दोस्तों। सबसे पहला ज्ञान आपके सिलेबस का होना चाहिए। सिलेबस में आपकी अच्छी समझ होनी चाहिए कि जो हमारा सिलेबस आयोग के द्वारा बताया जा रहा है, संबंधित आयोग के द्वारा, वो सिलेबस जो है हम लोगों को उसके अंतर्गत जो है किन किन चीजों को पढ़नी है, उसके अच्छे सोर्स आपके पास होने चाहिए। और उसके बाद जब आप अपने प्रीवियस ईयर पेपर को देखते हैं तो आपको आइडिया लगता है कि किस स्तर के सवाल, किस रेंज के सवाल, किस तरीके के सवाल हमसे जो है वो पूछे जा रहे हैं। तब आप अपनी पढ़ाई को जब शुरू करेंगे और उसके बाद से जब आप ऑथेंटिक किताबों को पढ़ेंगे तो आपको जो है मैक्सिमम आप आउटपुट उसमें ले पाएंगे। तो इसी संबंध में मैंने आपके राजनीतिक सिद्धांत और विचारकों की जो है वो डिटेल सिलेबस की क्लास आप लोगों के लिए अपलोड कर दी है। तो आप लोग जो है इसके लिए सिलेबस को अपने देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, ध्यान से सिलेबस को देख लीजिए। उसके बाद से 2 डेमो वीडियो आप लोगों को 2 वीडियो में 2.5 घंटे की क्लास में मैंने आप लोगों को जो है वो राजनीतिक सिद्धांत, आपके राजनीति शास्त्र को समझाया है कि राजनीति शास्त्र क्या है। और उसमें जो है दोस्तों 3 अवधारणाओं पे जिस पे बात की जाती है। आपकी आम अवधारणा राजनीति को लेके क्या है, आपकी जो है वो परंपरागत अवधारणा क्या है और आधुनिक अवधारणा क्या है, और उससे संबंधित परिभाषाओं को मैंने वहां पे आप लोगों के लिए क्लियर किया है। तो ये जो है आप लोगों का 1499 रुपए इसके लिए जो है वो शुल्क निर्धारित किया गया है। तो आप लोग 1499 रुपए का भुगतान करके जो है इसमें एडमिशन ले लीजिए। जिन लोगों ने एडमिशन ले लिया है उनके लिए जो है दोस्तों आपको सिर्फ और सिर्फ अब ध्यान से पढ़ते हुए आगे बढ़ना है और हमेशा आप लोग टेस्ट के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि हफ्ते में एक दिन आपका टेस्ट अवश्य होगा। अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे और सीधे चलेंगे आज के अपने सेशन के पहले प्रश्न पे। और आज के सेशन के पहले प्रश्न को हम लोग जब उठाएंगे दोस्तों, तो आप सभी लोगों से निवेदन है मेरा, जितने सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं, चूंकि एक बार जो है क्लास इंटरप्ट हो गई है, जो क्लास शेड्यूल हुई थी वो क्लास चल नहीं पाई है, तो उसकी वजह से काफी सारे लोग जो है वो ये सोच रहे होंगे कि क्लास जो है वो अब नहीं चलेगी। तो आप लोग जो है एक बार फिर से जो है वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों मित्रों तक। आप लोग वीडियो को अवश्य पहुंचा दीजिए दोस्तों, जिससे जो है उन सभी लोगों को पता चल जाए कि जो है क्लास फिर से शुरू हो गई है। और आप लोग जो लोग जुड़ गए हैं सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो फिलहाल दोस्तों आप लोग इस प्रश्न का उत्तर करने का प्रयास करेंगे। चलिए, नमस्ते प्रमोद जी। प्रमोद जी कल आप क्लास में उपस्थित नहीं थे। चलिए, आपको दिया है दोस्तों, भारत के केंद्र राज्य संबंध प्रभावित होते हैं। केंद्र राज्य संबंधों पे जो है वो किसका किसका प्रभाव पड़ता है आप लोगों को बताना है। भारत के संविधान के प्रावधानों से, नियोजन प्रक्रिया से, राजनीति हितों के अंतर्विरोध से और जो है हुक्म चलाने की इच्छा प्रबलता से आप लोग तेजी से इस प्रश्न के लिए उत्तर करने का प्रयास करेंगे। और आप लोगों का उत्तर आना प्रारंभ भी हो गया है। चलिए,
तो दोस्तों इस प्रश्न में आपको जो है केंद्र राज्य संबंध को जो है वो पूछा गया है कि केंद्र राज्य संबंध जो है वो भारतीय संविधान में, आपके पहला विकल्प दिया है कि केंद्र राज्य संबंध का जिक्र भारतीय संविधान में है या नहीं है। यदि है तो जरूर आपके भारतीय संविधान के प्रावधानों से जो होगा वो आपका केंद्र राज्य संबंध प्रभावित होगा। उसके बाद से दोस्तों आपके केंद्र राज्य संबंधों के नियोजन की बात की गई है। आपको सभी लोगों को पता है दोस्तों, आपके 7वीं अनुसूची में जो है केंद्र राज्य संबंधों के लिए केंद्र के लिए अलग, राज्य के लिए अलग और दोनों के लिए जो है वो नियोजन किया गया है। तो आपका दूसरा विकल्प जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा, राजनीतिक हितों के अंतर्विरोध से। तो दोस्तों केंद्र राज्य संबंध में जो है वो इस चीज को लेके अंतर्विरोध हमेशा रहता है। जब केंद्र में अलग और राज्य में अलग पार्टी होती है तो उसमें दोनों में अपने अपने राजनीतिक हितों को लेके अंतर्विरोध होता रहता है। तो ये भी आपका विकल्प सही है। और हुक्म चलाने की जो है वो इच्छा की प्रबलता, तो दोस्तों इसी की जो है ये अगली कड़ी है। जब केंद्र में दूसरी पार्टी होती है और राज्य में दूसरी पार्टी होती है तो दोनों जो है वो सुमित जी क्लास थियरी की अपलोड कर दी गई है यूट्यूब पे, आप लोग देख लीजिएगा, अपलोड कर दी गई है क्लास को। चलें, क्लास अपलोड है। तो आपके चारों विकल्प जो हैं दोस्तों आपके सही हो जाएंगे। केंद्र राज्य संबंध जो है इन चारों चीजों से प्रभावित होते हैं। आपके संविधान के प्रभावों से भी, प्रावधानों से भी केंद्र राज्य संबंध प्रभावित होता है। नियोजन से भी जो है वो, नियोजन की प्रक्रिया से भी केंद्र राज्य संबंध प्रभावित होता है। चलिए जी, बिल्कुल केंद्र राज्य संबंध का भारतीय संविधान में प्रावधान नहीं है प्रमोद जी। केंद्र राज्य संबंध का भारतीय संविधान में आपके 11वीं और 12वीं अनुसूची में उसका जो है वो स्पष्ट उल्लेख किया गया है। चलिए 11वें और 12वें भाग में। चलें, तो आपका डी विकल्प इस प्रश्न के लिए सही हो जाएगा। प्रभावित होने का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ निगेटिव की बात सोचिए, सिर्फ निगेटिव की बात नहीं है दोस्तों। प्रभावित जो होता है वो आपके प्रभाव जो होता है या प्रभावित होने की जो प्रक्रिया है दोस्तों वो दोनों अर्थों में हो सकती है। तो आपका उत्तर इस प्रश्न में डी विकल्प के लिए सही होगा। आप लोग डी विकल्प के साथ जाएंगे, आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये प्रश्न जो है दोस्तों आपके उत्तराखंड पीसीएस की परीक्षा में पूछा गया है और इसका आयोग ने जो उत्तर माना है वो डी विकल्प ही माना है। चूंकि आपके केंद्र राज्य संबंध का भारतीय संविधान में उल्लेख है तो उससे जो है प्रभावित जरूर होगा, इसमें कहीं कोई दुविधा ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया है दोस्तों, केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है। केंद्र और राज्य के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना जो है वो किस अनुच्छेद में की गई है आपको बताना है। अनुच्छेद 168 में की गई है। अनुच्छेद 168 से 171 के अंतर्गत, अनुच्छेद 268 से 281 के अंतर्गत, अनुच्छेद 287 से 291 के अंतर्गत और जो है आपके 289 से जो है 295 के अंतर्गत। जी नहीं, प्रभाव सिर्फ नेगेटिव नहीं होता है। चलिए, तो आप लोग इस प्रश्न के लिए उत्तर करिए, तेजी से उत्तर करेंगे आप सभी लोग दोस्तों। चलिए, गुड इवनिंग सुरभि जी, सभी लोगों को गुड इवनिंग दोस्तों। चलें, तो उत्तर करिए आप लोग। केंद्र राज्य जो है वो आर्थिक संबंधों की विवेचना किस अनुच्छेद में की गई है? सब लोग उत्तर करेंगे। चलें, आपका समय जो है दोस्तों यहाँ पे समाप्त हो गया है। और जो लोग इसमें बी विकल्प का चुनाव करेंगे, आपके अनुच्छेद 268 से जो है 281 के बीच में आपके केंद्र और राज्य के बीच जो आर्थिक संबंध है उसका उल्लेख किया गया है। आप लोग इसमें जो है बी विकल्प का चुनाव करेंगे, उत्तर आपका जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पे चलेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं। आपको बताना है दोस्तों, भारत में केंद्र राज्य संबंध जो है वो किस पे निर्भर करते हैं? संवैधानिक प्रावधानों पर, परंपराओं एवं व्यवहारों पर, न्यायिक व्याख्याओं पर, बातचीत के लिए जो है यंत्र विन्यास पर। आप लोग अपना उत्तर तेजी से इस प्रश्न के लिए चुनने का प्रयास करेंगे। चलें, सब लोग करेंगे। चलें, दोस्तों वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिए। बहुत सारे लोग जो है आज जुड़ नहीं पाए हैं। मोहित जी अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं। चलें दोस्तों, तो आप सभी का उत्तर इस प्रश्न में जो है
चलिए कोई बात नहीं, उत्तर आपका जो होगा इसमें फिर से चारों विकल्प के लिए सही हो जाएगा। भारतीय संविधान आपसे दिया है, भारत में केंद्र राज्य संबंध जो है वो निर्भर होते हैं, तो आपके भारतीय संविधान में जो है केंद्र राज्य संबंध का उल्लेख किया गया है, बिल्कुल जो है इस पे निर्भर है। परंपरा तथा व्यवहार पे भी जो है ये कुछ जो है केंद्र राज्य संबंध में कुछ परंपराएं जो संविधान के शुरू से चली आ रही हैं उसको जो है वो अभी तक चली आ रही हैं, उसमें जो है वो कहीं किसी भी तरीके का बदलाव नहीं किया गया है। न्यायिक व्याख्याओं पर आधारित है, चूंकि आपके केंद्र राज्य संबंध का जो है वो न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है, तो आपकी न्यायिक व्याख्याओं पर भी आधारित है। और बातचीत के लिए जो है आपको यंत्र विन्यास दिया है, चूंकि केंद्र राज्य संबंध जो है दोस्तों वो केंद्र और राज्य के बीच में कई बार तनाव उत्पन्न कर देता है, तो उसकी वजह से बातचीत करके और उस समस्या का समाधान जो है वो केंद्र राज्य संबंध के माध्यम से किया जाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल यदि आप देखना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको पश्चिम बंगाल और केंद्र के संबंध को देखना पड़ेगा। यानी भारत सरकार और पश्चिम बंगाल राज्य के सरकार के यदि संबंध को आप देखेंगे तो सबसे अधिक जो है वो बातचीत के आधार पे जो व्यवस्था में परिवर्तन है वो आपके केंद्र राज्य संबंधों का जो संचालन होता है वो आपके पश्चिम बंगाल और उत्तर भारत सरकार के मध्य होता है। तो आपका उत्तर इस प्रश्न में जो है फिर से डी विकल्प के लिए सही हो जाएगा। जो पहला प्रश्न मैंने आप लोगों को कराया था दोस्तों, सेम प्रश्न है, वही प्रश्न है, बस थोड़ी सी भाषा को जो है यहाँ पे बदल दिया गया है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, भारत में जो है केंद्र राज्य संबंध जो निर्भर होते हैं वो आपके परंपरा पे भी होते हैं, भारतीय संविधान में जो है वो उसका प्रावधान किया गया है उस पर भी निर्भर होता है, न्यायिक व्याख्या भी उसकी की जाती है, और जो है बातचीत के माध्यम से भी कुछ चीजों को सलटाने के लिए जो होते हैं कुछ प्रावधान कर लिए जाते हैं। तो केंद्र राज्य संबंध जो है कोई स्ट्रिक्ट चीज नहीं है, कोई एकदम से ऐसी व्यवस्था केंद्र राज्य संबंध के बारे में नहीं की गई है कि जितना भारतीय संविधान में उल्लेख है सिर्फ उतना ही। क्योंकि दोस्तों आपका जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो हमारी स्वतंत्रता के साथ ही जो है हम लोगों ने भारत में जो है वो राज्य के अस्तित्व को स्वीकार किया था, और राज्य जो है उस समय इतनी प्रबल जो है वो आपके शक्तिशाली नहीं थे, शक्ति संपन्न नहीं थे सारे राज्य, सबकी स्थिति एक जैसी नहीं थी। इसलिए जो है दोस्तों संविधान निर्माताओं का मानना था कि कुछ चीजों में है थोड़ा सा जो हो वो ढिलाई बरती जानी चाहिए, और वहीं से जो है आपकी परंपरा और व्यवहार की शुरुआत होती है। राज्यों को जो है वो ठीक करने के लिए, राज्यों की व्यवस्था को ठीक करने के लिए कुछ जो है वो आगे बढ़ के संविधान के प्रावधानों से आगे बढ़ के जो है वो कुछ कार्य किया जाने लगा। और जब आगे बढ़ के कुछ कार्य किया जाने लगा दोस्तों संविधान के प्रावधानों से, तो उसकी वजह से कई बार जो है वो कुछ समस्याएं भी उत्पन्न हुई। और जब वो समस्याएं उत्पन्न हुई, जब जैसे मान लीजिए कि किसी राज्य के लिए आपने जो है कुछ कर दिया, दूसरा राज्य जो है उसी बात की मांग कर रहा है, आप उसके लिए नहीं कर रहे हैं, तो वो उस तरह की समस्याएं भी उत्पन्न होने लगी। तो जब इसमें कई बार डिस्प्यूट आने लगा तो जो है उसमें न्यायिक पुनरावलोकन भी किया जाने लगा, और जब न्यायिक पुनरावलोकन होने लगा दोस्तों तो उसी के साथ जो है आपके बातचीत के साथ भी जो है, चूंकि केंद्र राज्य संबंध में जब काफी सारे विवाद इकट्ठे होते हैं, जैसे मैं आपको पहले भी कह रहा हूं अभी भी कह रहा हूं, आप पश्चिम बंगाल सरकार को देख लीजिए। पश्चिम बंगाल सरकार जो है काफी सारी चीजें जो है वो संविधान के अलावा बातचीत के आधार पर जो है वो अपनी व्यवस्था को, चलिए तो आपका उत्तर जो होगा इस प्रश्न में डी विकल्प के लिए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है, केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है, निम्न में से कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को जो है विनियमित करते हैं? आप लोग उत्तर करेंगे दोस्तों, इसमें से कौन सा जो 2 अनुच्छेद दिया हुआ है वो केंद्र राज्य संबंध की शक्तियों का जो है वो उल्लेख करता है? आप लोग इसमें से चारों में से किसी एक विकल्प का चुनाव करिए, तेजी से उत्तर करिएगा। चलिए सुरभि जी का उत्तर आ रहा है, बाकी लोग भी उत्तर करेंगे दोस्तों। चलें सब लोग उत्तर करें। तो आप लोग डी विकल्प की बात कर रहे हैं, तो अनुच्छेद 245 और 246 में क्या क्या दिया हुआ है आप लोग एक बार कमेंट करके बता दीजिए। आप लोग यदि तेजी से कर सकते हो तो आपके 245 और 246 को बता दीजिए। चलें सब लोग उत्तर करेंगे दोस्तों इस प्रश्न के लिए। चलिए तो 245 में जो है दोस्तों आपके संसद और जो है राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए जाने वाली विधियों का उल्लेख किया है,
और 246 की जब हम लोग बात करेंगे तो इसमें जो है वो 3 अनुसूचियों का उल्लेख किया गया है। आप सभी को इसमें पता होगा, जो तीनों अनुसूचियां हैं आपके केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, उसका उल्लेख आपको जो है इसमें मिल जाएगा आपके अनुच्छेद 246 में। तो आपका उत्तर डी विकल्प के लिए बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला दिया है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है। आपको बताना है कि 249 जो है वो किससे संबंधित है। आपको राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों से, लोकसभा के विघटन से, संसद की प्रशासनिक शक्तियों से या राज्य सूची के विषय के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से, चारों में से किसी एक का चुनाव करके तेजी से उत्तर करिए। सभी लोग उत्तर करिए दोस्तों। चले चलें, सब लोग उत्तर करेंगे। चलें, तो आप सभी का उत्तर यदि आ रहा है डी विकल्प के लिए तो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। राज्य सूची के विषय में जो है वो संसद के चलिए 312 की आप बात कर रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं। तो आप जो है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ 312 की बात आप लोग क्यों कर रहे हैं प्रमोद जी। चलिए, तो राज्य सूची के विषय में जो है दोस्तों आपके संसद के को जो है वो अधिकार बनाने का, संसद को जो है वो कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। आप सभी को पता है, मैंने आपको बताया था कि यदि राज्य जो है वो आपके राज्यसभा के द्वारा ऐसा जो है वो प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित किया जाता है, यदि राज्य सरकार जो है ऐसा समझती है कि राज्य सूची के विषय पे जो है वो कानून बनाना आवश्यक है, तो वो जो है संसद को अधिकार दे देती है। आप लोग जो है इसमें डी विकल्प के साथ जाएंगे तो उत्तर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला दिया है वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं उल्लिखित है, आपको बताना है। चलिए, चलिए आप लोग उत्तर करिए इस प्रश्न के लिए। आपको दिया है संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में या अवशिष्ट सूची में। आपको बताना है किसमें जो है वो दोनों कानून बना सकते हैं। सभी लोग उत्तर करेंगे। चलें, तो आप सभी का उत्तर सी विकल्प के लिए आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है। समवर्ती सूची पे जो है वो कानून बनाने का अधिकार जो है वो आपके दोनों को है। इसमें जो है दोनों कानून बना सकते हैं। सिर्फ शर्त एक ये है दोस्तों कि यदि कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसमें आपके सेंटर का जो कानून है वही जो होगा वो प्रभावी रहेगा, राज्य का कानून जो होता है वो निष्प्रभावी हो जाता है। आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। बाकी आपको सभी को पता है संघ सूची पे जो है वो सिर्फ जो है वो आपके संसद को अधिकार जो है इसके आपके बनाने का। चलिए, एग्जाम टाइम। आप अपना एक बार नाम बता दीजिए दोस्त, आपके नाम से जो है वो बुलाना अच्छा लगेगा मुझे। आप एक बार अपना नाम बता दीजिए। आप बात कर रहे हैं कि जो है 62 विषय हैं इसमें समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची में दोस्तों 62 विषय नहीं है, समवर्ती सूची में जो है वो कुल आपके 47 विषय हैं। 47 सब्जेक्ट आपके समवर्ती सूची में हैं। चलिए, उसके बाद से 47 के बाद से दोस्तों कुछ प्रावधान जो है वो आपके संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। संविधान संशोधन के माध्यम से आपके मूल संविधान में, आप लोगों को जो दोनों को ध्यान रखिएगा, मूल संविधान में आपके 47 विषय है। उसके बाद 5 प्रावधान जो है वो आपके संविधान संशोधन के माध्यम से जो है वो जोड़े गए हैं। तो कुल प्रावधान जो बनता है दोस्तों आपके, कुल प्रावधान आपका 52 बनता है। आप लोग ध्यान रखेंगे, यदि आपसे मूल संविधान में पूछे तो आप 47 की बात करेंगे। बाकी 5 प्रावधानों को जो है वो 5 प्रावधानों को संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। आप लोग इसको जरूर ध्यान रखेंगे। अब यदि आप उसकी बात कर रहे हैं दोस्तों तो मैं आपको जो है सारे जो है सबको क्लियर कर देता हूं, इसमें कहीं जो है वो कोई इसमें समस्या नहीं होनी चाहिए। आपके संघ सूची में कितने विषय हैं आप लोग एक बार कमेंट करिए। जी बिल्कुल 5 जोड़े गए हैं, मैं कह तो रहा हूं 5 जोड़े गए हैं। संघ सूची में कुल कितने विषय हैं सब लोग कमेंट करेंगे दोस्तों। चलें, संघ सूची में कुल कितने विषय हैं सब लोग करेंगे। चलिए,
चलिए, बहुत अच्छी बात है दोस्तों। संघ सूची में जो है वो आपके मूल संविधान में जो है वो कुल 97 विषय दिए गए थे। कुल 97 विषय जो है आपके मूल संविधान में दिया गया था। उसके बाद से जो है दोस्तों इसमें से एक को हटा दिया गया और उसके बाद से 4 को जो है वो जोड़ दिया गया। तो अब जो इसमें संघ सूची में कुल विषय हैं वो आपके 100 विषय हैं। लेकिन आपसे जब भी पूछा जाए दोस्तों कि जो है वो कितने विषय हैं, मूल रूप से जो आपके संविधान में कितने विषय थे, तो आप जो है वो 97 का चुनाव करिएगा। लेकिन यदि आपसे पूछा जा रहा है, यदि आपके विकल्प में 100 दिया है, तब आप लोग जो है इसका चुनाव कर सकते हैं। इसमें कहीं कोई जो है वो समस्या नहीं होगी। वहीं राज्य सूची की यदि हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो इसमें आपके जो होंगे वो कुल विषय आपके 61 हो जाएंगे। आप लोग ध्यान रखेंगे, इसमें जो है वो 61 हो जाएंगे। पहले जो है इसमें आपके 66 विषय थे। जी बिल्कुल, इसमें जो है दोस्तों 66 विषय थे। आपके राज्य सूची में 66 विषय थे, लेकिन वर्तमान में जो है लोप कर दिया गया है और आपके 5 का लोप किया गया है और 61 विषय जो है इसमें बचे हुए हैं। चलिए, और समवर्ती सूची में जो है आप लोगों ने पहले ही बता दिया है। हो सकता है दोस्तों कई जगह जो है वो अब एग्जैक्ट ना दिया हो, तो उसमें क्या करेंगे आप लोग। लेकिन आप जो है मूल संविधान में याद रखिए, मैक्सिमम जगह आपसे जब प्रश्न पूछा जाता है तो मूल संविधान के आधार पर पूछा जाता है। आप मुझे प्रश्न दिखाइएगा, जिसके पास भी ऐसा प्रश्न होगा जिसमें आपसे जो है वो 100 और आपके जो है या जो है वो आपके 61 पूछा हो, मूल संविधान को ही जो है वो माना जाता है। मैक्सिमम प्रश्न जो है वो आपको ऐसे ही मिलेंगे। चलिए, यदि अपडेट कर लेते हैं आप लोग तो जरूर ध्यान रखेंगे, लेकिन जो है मैक्सिमम जगह आपसे जो है वो मूल संविधान के आधार पर ही पूछा जाता है, तो आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। चलिए, आपको बताना है भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिया गया है। केंद्र राज्य विधायी संबंध का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है। भाग 10 में, 11 में, 12 में और आपको 13 दिया है। आप लोग किसी एक का चुनाव करिए, तेजी से उत्तर करिए और सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। वीडियो को लाइक करने में आप लोग जो है बिल्कुल कंजूसी ना करें, सब लोग उत्तर करेंगे। भारतीय संविधान का उल्लेख आप लोगों को बताना है दोस्तों। केंद्र राज्य विधायी संबंध का उल्लेख कहाँ पे किया गया है, किसमें किया गया है। अनुच्छेद सहित बताएंगे, सब लोग उत्तर करेंगे। केंद्र राज्य विधायी संबंध किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद में दिया गया है। चलिए, बी विकल्प के लिए उत्तर आ रहा है, सी विकल्प के लिए उत्तर आ रहा है। प्रमोद जी 11 की बात कर रहे हैं। अच्छा, चलिए ठीक है, बिल्कुल। तो आप लोग 11 की बात कर रहे हैं, बी विकल्प की ही सब लोग बात कर रहे हैं। अनुच्छेद बता दीजिए दोस्तों, केंद्र राज्य विधायी संबंध किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के बीच में है। सब लोग एक बार कमेंट करके बता दीजिए। चलें, आपके भाग 11 में जो है वो आपके केंद्र राज्य विधायी संबंध का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद आप लोग जो है देखेंगे 245 से 255, 245 से आपके 255 तक जो है वो केंद्र राज्य विधायी संबंध का उल्लेख है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें सन्निहित है। अवशिष्ट शक्तियां जो है वो किसमें सन्निहित हैं। आप लोग उत्तर करेंगे राष्ट्रपति, राज्य, केंद्रीय मंत्रिमंडल और संसद। 4 में से किसी एक का चुनाव करें, तेजी से उत्तर करिएगा। चलें, सब लोग उत्तर करेंगे इस प्रश्न के लिए। दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। चलें, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां जो आपको दी हुई हैं वो किसके पास हैं। चलिए, आप लोगों का डी विकल्प के लिए उत्तर आ रहा है, आप लोग संसद की बात कर रहे हैं। अमेरिकी संविधान में अवशिष्ट शक्तियां जो है वो किसके पास हैं। यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में या यूएसए के संविधान में अवशिष्ट शक्तियों को जो है वो किसको दिया गया है, अवशिष्ट शक्तियों पे अधिकार किसका है। सभी लोग उत्तर करेंगे। यूएसए के लिए सेंटर के पास है या स्टेट के पास है। यूएसए में अमेरिकी संविधान में अवशिष्ट शक्तियों पे, अवशिष्ट जो विषय हैं दोस्तों, उस पे कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया है। चलिए, सुरेंद्र जी का उत्तर आ रहा है स्टेट के लिए, बाकी लोग भी उत्तर करेंगे। चलिए, विजय जी का उत्तर आ रहा है राज्य को। चलें,
चलिए, तो भारत में जो है दोस्तों केंद्र राज्य जो आपके अवशिष्ट शक्तियां हैं वो संसद के पास हैं, और यूएसए में यदि आप लोग जाएंगे दोस्तों, यानी संसद के पास होने का मतलब जो हो गया आपके केंद्र के पास है, और यूएसए की बात करेंगे दोस्तों तो राज्यों के पास है। अवशिष्ट शक्तियां जो है वो राज्यों को दी गई हैं। तो आप लोग जो है इसको जी बिल्कुल आप लोग ध्यान रखेंगे, बिल्कुल। तो आपका उत्तर जो है यूएसए में बात कर रहे हैं, संतोष जी कह रहे हैं बिल्कुल। 50 राज्यों का जो है दोस्तों एक संगठन है, 50 राज्यों का संघ है दोस्तों, लेकिन कोई भी राज्य कभी भी अलग हो सकता है, भारत के जैसे नहीं है। भारत से जो है कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता है, यूएसए से कोई भी राज्य जो है वो अलग हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया है कि निम्न कथनों पर विचार करिए। भारत में वित्तीय सौदे पर स्टाम्प शुल्क, आप लोगों को बताना है वित्तीय सौदे पर स्टाम्प शुल्क के बारे में 2 स्टेटमेंट दिया है। राज्य सरकार द्वारा लगाया व वसूल किया जाता है, और दूसरा दिया है दोस्तों का विनियोजन संघ सरकार द्वारा किया जाता है। आप लोग इसको पढ़ेंगे, समझेंगे प्रश्न को। यदि पहले ही प्रश्न को समझाने लगूंगा तो आपको परीक्षा में तो समझा नहीं पाऊंगा। आप लोग स्वयं पढ़िए, स्वयं समझिए और उसके बाद उत्तर करिए। चले, सब लोग उत्तर करेंगे दोस्तों। समय 20 सेकंड का दे रहा हूं फिर से। चलिए, स्टाम्प शुल्क के बारे में आप लोगों को दिया है। चले, चलें सब लोग उत्तर करिए। इस प्रश्न के लिए अभी उत्तर नहीं आ रहा है सभी लोगों का। कुछ लोग सी विकल्प की बात कर रहे हैं, कुछ लोगों का ए विकल्प के लिए उत्तर आ रहा है। चलिए, आप लोगों का किसी का भी उत्तर इसमें से सही नहीं है। डी विकल्प आपका सही होगा, दोनों में से कोई सही नहीं दिया है। आपको दिया है राज्य सरकार द्वारा जो है वो लगाया वो वसूल किया जाता है। तो आपके जो है दोस्तों जब स्टाम्प शुल्क की हम लोग बात करते हैं तो ये जो है केंद्र के द्वारा लगाया जाता है। आपके केंद्र जो है इसको लगाता है और राज्य जो है इसको जो है वो वसूल करता है। आपको विकल्प में क्या दिया है, प्रश्न को आप लोग ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। पहले ही मैंने कहा था मैं समझाऊंगा नहीं। इसमें कह रहा है सिर्फ आपको ये जानना था कि स्टाम्प शुल्क को लगाता कौन है और संग्रहित कौन करता है। तो स्टाम्प शुल्क लगाने का जो कार्य है दोस्तों इसमें दिया है राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। तो स्टेटमेंट जो है आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि स्टाम्प शुल्क जो है वो केंद्र के द्वारा लगाया जाता है और इसका जो है विनियोजन संघ द्वारा किया जाता है। विनियोजन जो है दोस्तों राज्य के द्वारा इकट्ठा किया जाता है। तो उल्टा कहाँ आप लोग सोच रहे हैं। ऐसे प्रश्न में आप लोग जो है थोड़ा सा दिमाग को खोल के रहिए। अब आप लोगों की परीक्षा जो है आप लोगों के नजदीक है। डी विकल्प सही होगा, इसमें से कोई भी सही नहीं था। चलें आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला दिया है केंद्र राज्य संबंधों को विशेष रूप से जो है वो किस प्रसंग में म्यूनिसिपल संबंध कहा जाता है। आप लोगों को बताना है दोस्तों म्यूनिसिपल संबंध या नगर पालिका संबंध जो है वो किस कारण से कहा जाता है केंद्र राज्य संबंध को। सब लोग उत्तर करेंगे इसके लिए। आपको पहला विकल्प दिया है विधायन के क्षेत्र में राज्य पर जो है केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में, वित्तीय मामलों में राज्य पर जो है केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में, प्रशासनिक क्षेत्र में राज्य पर जो है वो केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में, योजना प्रकरण में राज्य पर जो है वो केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में। आप लोग उत्तर करेंगे सभी लोग इस प्रश्न के लिए दोस्तों, तेजी से उत्तर करेंगे सभी लोग। मैंने आपको पहले भी हिंट किया था, आप सभी लोगों को हिंट किया था कि प्रश्न को ध्यान से पढ़ के समझ के उत्तर करिएगा, लेकिन आप लोगों को हिंट करने के बाद भी आप लोग यदि ध्यान नहीं देते हैं तो ये ठीक बात नहीं है। चलिए सेशन प्रैक्टिस सेशन इसी के लिए है कि आप लोगों से यदि गलती होती है, लेकिन गलती हो तो उससे सीखना है दोस्तों। यदि आप गलती करके सीख लेते हैं तो आपकी गलती जो है आपके लिए फायदेमंद हो सकती है, लेकिन यदि गलती करके सीखते नहीं है तो आपकी गलती जो होगी आपके लिए भारी पड़ जाएगी, क्योंकि एक बार की हुई गलती आदमी बार बार करता है।
तो यदि आपको जो है कोई आपसे गलती होती है तो तुरंत उसमें सुधार करिए, उसमें परिवर्तन करिए, उसको देखिए, समझिए और उसको सुधार कर लीजिए। नहीं तो यदि आप वहीं उसको छोड़ देंगे तो आगे आपके लिए समस्या हो जाएगी। आगे जब परीक्षा में भी आपको प्रश्न मिलेगा तो आप इस चीज पे ध्यान नहीं देंगे। चले उत्तर करेंगे इस प्रश्न के लिए। कुछ लोग सी विकल्प की बात कर रहे हैं दोस्तों, कुछ लोग इसमें जो है वो ए विकल्प की बात कर रहे हैं। सभी लोग अपना उत्तर कर दीजिए। और दोस्तों वीडियो को शेयर थोड़ा सा करिए आप लोग। चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल नोटिफिकेशन को आप लोग जरूर दबा दीजिएगा। चलिए, तो आपसे मैंने पूछा था दोस्तों, म्यूनिसिपल संबंध या नगर पालिका संबंध जो है वो केंद्र राज्य संबंध को किस अर्थ में कहा जाता है। तो दोस्तों जो वित्तीय मामले हैं, वित्तीय मामलों में दोस्तों आपके केंद्र राज्य संबंध दोनों को भारतीय संविधान में जो है वो अधिकार दिया गया है। लेकिन कुछ मामलों में जो है वो दोस्तों आपके केंद्र को वित्तीय मामलों में आपके अधिकार ज्यादा है। केंद्र जो है वो राज्य के वित्तीय मामलों को नियंत्रित करता है। इसकी वजह से कहा जाता है म्यूनिसिपल जो है म्यूनिसिपल संबंध। क्योंकि नगर पालिका को जो है वो आपके राज्य सरकार के द्वारा जितना राज्य सरकार चाहती है उतना ही उसको नगर पालिका को देती है। इसीलिए कहा जाता है कि ये जो है वो केंद्र राज्य संबंध भी जो है आपका म्यूनिसिपल संबंध है। तो आप लोग इस प्रश्न के लिए नगर पालिका संबंध है। आप लोग इस प्रश्न के लिए म्यूनिसिपल का अर्थ होता है आपके नगर पालिका। तो ये वित्तीय संबंधों के मामले में कई सारे विचारकों ने जब इसकी केंद्र राज्य संबंधों की आलोचना की तो इसको जो है वो म्यूनिसिपल संबंध कह दिया था। तो इसीलिए आपसे ये पूछा जाता है, वित्तीय मामले में राज्य के केंद्र के पास जो है वो थोड़ा सा शक्तियां ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया है, संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेद में से किस एक में है। आप लोग उत्तर करेंगे अनुच्छेद 215, अनुच्छेद 275, अनुच्छेद 225 और 355। 325 और 355 दिया है। आप लोग उत्तर करेंगे इस प्रश्न के लिए। बाह्य आक्रमण से राज्य की रक्षा की जिम्मेदारी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। सब लोग उत्तर करेंगे। चलें, चलें। बाह्य आक्रमण तथा जो है आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करने की जिम्मेदारी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। सब लोग उत्तर कर रहे हैं। डी विकल्प की आप लोग बात कर रहे हैं। तो आपका उत्तर जो है अनुच्छेद 355 के लिए जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुच्छेद 355 में जो है दोस्तों ये प्रावधान किया गया है कि यदि किसी भी भारतीय राज्य पे जो है वो कोई बाह्य आक्रमण होता है या राज्य में जो है वो आपके आंतरिक अशांति जो होती है, ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 355 के अनुसार जो है आपके अनुच्छेद 55 के अनुसार 356 का प्रयोग किया जाएगा। इन दोनों स्थितियों में जो है किसका प्रयोग किया जाएगा। 355 में जो है आपके केंद्र राज्य संबंध को जो है वो माफ करिएगा, आपके राज्य की सुरक्षा के लिए यदि बाह्य आक्रमण है या आपके जो है वो आंतरिक गड़बड़ी है, यानी संवैधानिक विफलता हो गई है, उसमें कोई आंतरिक गड़बड़ी आ गई है, तो इसके लिए जो है वो प्रावधान किया गया है कि आपके 355 के तहत जो है वो 356 का प्रयोग किया जाएगा और आपके राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाएगा। आप लोग जो है इस प्रश्न में डी विकल्प का चुनाव करेंगे। उत्तर आपका जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दो 215 की बात कर रहे हैं जी। उत्तर करिए आप लोग। अगले प्रश्न पे आ जाइए। आपको दिया है, राज्य में संबंधों भारत में राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन सी संविधान नेतर और जो है विधितर संस्था है। आपको बताना है कौन सी जो है इसमें से संविधान नेतर और जो है वो विधितर संस्था है। उत्तर करना है आपको। राष्ट्रीय विकास परिषद दिया है, राज्यपाल सम्मेलन दिया है, आंचलिक परिषदें दी हुई हैं और अंतरराज्य जो है वो आपको अंतरराज्यीय परिषद दिया है। आप लोग चारों में से चुनिए और आप लोग जो है उत्तर करिएगा। संविधानेतर और जो है विधितर संस्था आपको बताना है। तेजी से उत्तर करिएगा इस प्रश्न के लिए। चलें, सब लोग उत्तर करेंगे इस प्रश्न में दोस्तों। चलें,
चलें, तो इस प्रश्न में आप लोगों का उत्तर आ रहा है चलें, तो आप लोग इसमें ए विकल्प का चुनाव करिएगा दोस्तों। ए विकल्प जो है आपके जो है राष्ट्रीय विकास परिषद और राज्यों का सम्मेलन, यदि इसकी बात करेंगे दोस्तों तो जो है आपके आपके जो है राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन हुआ है दोस्तों, वो आपके संविधानेतर संस्था है। संविधान के साथ जो है संविधान में, मूल संविधान में इसका उल्लेख नहीं था। और राज्यपाल सम्मेलन जो होता है दोस्तों, ये विधि के अनुसार राज्यपाल सम्मेलन किया जाता है। बाकी आप अंतर्राज्यीय परिषद की यदि बात करेंगे तो अंतर्राज्यीय परिषद जो है वो आपके भारतीय संविधान में दिया हुआ है, अनुच्छेद 263 में इसका उल्लेख किया गया है। तो ये आपके जो है वो संवैधानिक संस्था है। और आंचलिक परिषदों को जो है दोस्तों, इसको भी आपके संविधान में दिया गया था, तो ये भी जो है आपके इसका प्रावधान किया गया था। तो आपका जो है ये भी आपके संवैधानिक संस्था है, तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। आपका उत्तर जो होगा ए विकल्प के लिए सही होगा। आप लोग इस प्रश्न में ए विकल्प के साथ जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, निम्न में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संविधान अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में प्रावधान करता है? आपको बताना है, अनुच्छेद बताना है। अब आप लोग बता दीजिए। मैंने आप लोगों को पहले ही भी बता दिया है, तो कोई बात नहीं है, आप लोग बताइए। यदि आपने ध्यान से सुना होगा तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद के लिए मैंने आपको अभी अनुच्छेद बताया है, फिर से बता दीजिए आप लोग। चलें, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कौन कर सकता है? आप लोग बता दीजिए थोड़ा कमेंट करके। चलिए, आप सभी लोगों का उत्तर 263 के लिए आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। 263 की बात कर रहे हैं। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कौन करेगा? चलिए कोई बात नहीं है, बताइए अंतर्राज्यीय परिषद को स्थापित करने की शक्ति किसको दी गई है? चलिए, संतोष जी का उत्तर आ रहा है इस प्रश्न में, पीएम के लिए। बाकी लोग बताएंगे दोस्तों। बी विकल्प के लिए जितने लोगों का उत्तर आ रहा है सभी का उत्तर सही है। अनुच्छेद 263 में बात कर रहे हैं शिव कुमार जी। शिव जी 265 में नहीं, आपके 263 में जो है वो किया गया है। चलिए, पूनम जायसवाल जी का उत्तर आ गया है। पूनम जी जो है वो राष्ट्रपति की बात कर रही हैं। अरे मैं कह रहा हूं स्थापित करने की शक्ति किसको दी गई है? अनुच्छेद 263 में किसी को तो पावर दिया गया होगा, संसद को दिया गया होगा, पीएम को दिया होगा, जो है आपके क्या बोलते हैं कि राज्यसभा को दिया गया होगा, लोकसभा को दिया गया होगा, या राष्ट्रपति को दिया गया होगा। किसी न किसी एक को तो दिया ही गया होगा। चलिए, तो अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना जो होती है दोस्तों, आपके अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जो शक्ति दी गई है वो आपके राष्ट्रपति को दी गई है। राष्ट्रपति, यदि राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत होता है दोस्तों, यदि उसको ऐसा लगता है, चलिए राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत होता है कि जो है ऐसा करना लोकहित के लिए आवश्यक है, तो वो अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कर सकता है, जिसका प्रावधान जो है आपके अनुच्छेद 263 में किया गया है। और अंतर्राज्यीय परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो आपका जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। चलिए, तो आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न पे चलेंगे दोस्तों। अगले प्रश्न पे चलेंगे। चलें, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है इसमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। आपको दिया है, अंतर्राज्यीय पानी के झगड़ों में केंद्रीय संसद के अधिनिर्णय की शक्ति भारतीय संविधान का अनुच्छेद 262, अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956, नदी बोर्ड एक्ट 1970 और राष्ट्रीय जल नीति 1987। इसमें से जी हेड की बात कर रहा हूँ, पीएम ही होता है ना जी, अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होता है अंतर्राज्यीय परिषद का। डाउट है क्या कोई? संतोष जी, आप लोग मुझे भी कंफ्यूज कर देते हैं कभी कभी। चलिए, आप लोग उत्तर करिए इस प्रश्न के लिए। अंतर्राज्यीय परिषद का हेड पीएम ही होता है, बिल्कुल सही है, कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने कुछ गलत बोल दिया है क्या?
हेड जो होगा उसका अध्यक्ष जो होगा वो प्रधानमंत्री होगा। चलिए बिल्कुल, तो आप लोग उत्तर करिए इस प्रश्न के लिए, कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है दिया हुआ है। अभी तक किसी का भी उत्तर नहीं आया दोस्तों। पहला विकल्प आपको दिया है कि अंतर्राज्यीय पानी के झगड़े, यदि दो राज्यों के बीच जो है वो पानी का झगड़ा होता है तो उस पे जो है अंतिम निर्णय जो होगा वो आपके केंद्रीय संसद का होगा। इस बात का उल्लेख आपके अनुच्छेद 262 में किया गया है। तो आपका जो है बिल्कुल यहाँ पे सही सम्मिलित दिया हुआ है, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल सही दिया है। अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम जो है वो आपके 1956 में आया था, बिल्कुल सही है दोस्तों। अंतर्राज्यीय जल विवाद 1956, इसका सुमेल जो है बिल्कुल सही दिया है। आपको जो है दिया हुआ है नदी बोर्ड एक्ट 1970, नदी बोर्ड एक्ट जो है आपका 1970 दिया है दोस्तों, यही आपका गड़बड़ दिया है। नदी बोर्ड एक्ट जो है ये भी आपके जो है अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम के साथ ही जो है ये आया था, तो ये भी आपके 1956 का ही होगा। 1956 में ही जो है नदी बोर्ड एक्ट को पारित किया गया था। बाकी राष्ट्रीय जल नीति 1987 बिल्कुल सही दिया है। तो आप लोग सी विकल्प के साथ जाएंगे, सी विकल्प में आपका उत्तर जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, जो लोग सी विकल्प की बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। आपको दिया है क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ था, आपको बताना है क्षेत्रीय परिषदों का। चलिए प्रश्न आ गया है, अभी क्षेत्रीय परिषद की बात करेंगे दोस्तों, छोड़ के नहीं जाएंगे। यदि सारा कुछ एक ही बार चाहूंगा तो एक ही प्रश्न में आपके चारों विकल्प को एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन जो है दोस्तों वो स्पॉइलर हो जाएगा। जानबूझ के एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आगे आने वाले जो प्रश्न है उसी से संबंधित है। सारी चीजें आपसे परीक्षा में पूछी जा चुकी हैं, कहीं कुछ जो है वो परीक्षकों ने जो है वो छोड़ा नहीं है आप लोगों के लिए, मैक्सिमम चीजों को पूछ लिया है। तो थोड़ा सा आगे जो है वो चलने का प्रयास नहीं करता हूं, प्रश्न के साथ चलने का प्रयास करता हूं, इसीलिए उत्तर जो है जानबूझ के एक्सप्लेन अन्य किसी विकल्प को नहीं करता हूं। चलिए आपको दिया है क्षेत्रीय परिषद का सृजन हुआ संविधान द्वारा, संसदीय कानून द्वारा, सरकारी संकल्प द्वारा, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। किसके द्वारा हुआ है आप लोग उत्तर करेंगे इस प्रश्न में से किसी एक विकल्प का चुनाव करके। चलिए तेजी से उत्तर करिएगा। कुल क्षेत्रीय परिषदों की संख्या बता दीजिए आप लोग, इस समय जो है क्षेत्रीय परिषदों की कुल संख्या कितनी है। चले आप सभी का उत्तर इसमें जो है बी विकल्प के लिए संसदीय कानून के लिए आ रहा है। तो आप लोग बता दीजिए कि क्षेत्रीय परिषदों का सृजन जो है वो संसदीय कानून के द्वारा किस वर्ष किया गया, और कुल जो है कितने क्षेत्रीय परिषद इस समय हैं, आप लोग उत्तर करके बताएंगे तेजी से। चलें चलें, प्रमोद गुप्ता जी का उत्तर आ रहा है, लाल बहादुर जी का उत्तर आ रहा है, संतोष जी का उत्तर आ रहा है। आप लोग 5 की बात कर रहे हैं। चलें तो दोस्तों क्षेत्रीय परिषद जो है इसकी स्थापना आपके 1956 में संसदीय कानून के द्वारा की गई थी, 1956 में की गई थी। 1956 में जब स्थापना की गई थी तो कुल 5 क्षेत्रीय परिषदों को स्थापित किया गया था। फिर से जो है दोस्तों एक क्षेत्रीय परिषद को जोड़ा गया आपके 1971 में, 1971 में एक क्षेत्रीय परिषद को जोड़ा गया। तो कुल जो क्षेत्रीय परिषदों की संख्या हो गई है वो 6 हो गई है। आप लोग 5 नहीं 6 को याद रखिएगा। 1971 में छठी क्षेत्रीय परिषद को, जो आपके उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए जो क्षेत्रीय परिषद है, उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का जो है वो गठन आपके यानी नॉर्थ ईस्ट जो है वो आपके क्षेत्रीय परिषद का गठन, उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का गठन 1971 में किया गया था। आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। तो अब जो संख्या है दोस्तों वो कुल 6 है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। और इन क्षेत्रीय परिषदों के अध्यक्ष की बात करेंगे तो इसमें 6 क्षेत्रीय परिषद का प्रत्येक जो क्षेत्रीय परिषद है वो अलग अलग है, और सभी क्षेत्रीय परिषदों का जो अध्यक्ष होता है दोस्तों वो आपका गृह मंत्री होता है। अध्यक्ष कौन होगा? अध्यक्ष आपका जो होता है वो आपका गृह मंत्री होता है। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, गृह मंत्री को जो है अध्यक्ष बनाया जाता है।
चलें आगे बढ़ जाएं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला जो है आपको कथन दिया है, दोनों कथनों को आपको पढ़ना है और उसके बाद अपना उत्तर देना है दोस्तों। कथन जो आपको दिया है वो दिया है कि केंद्र राज्य संबंधों पर पुनर्विचार की मांगे बढ़ती रही हैं। दूसरा दिया है आपको कारण, प्रत्येक राज्य के पास विकास कार्यों के लिए जो है पर्याप्त संसाधन नहीं है। आपको दोनों को पढ़ना है और उसके बाद उत्तर करने का प्रयास करना है। जी बिल्कुल, होम मिनिस्टर या गृह मंत्री आप लोग ट्रांसलेट कर देते हैं, चलिए कोई बात नहीं, अच्छी बात है। जब 1971 में जो है दोस्तों छठवीं क्षेत्रीय परिषद का गठन कर दिया गया तो 6 है। चलें सभी लोग उत्तर करेंगे, इसको पढ़ के और तेजी से उत्तर करिएगा। केंद्र राज्य संबंधों पर जो है पुनर्विचार की मांग बढ़ रही है। दोस्तों बिल्कुल जो है वो केंद्र राज्य संबंध पे जो है पुनर्विचार की मांग जो है हमेशा बढ़ रही है, क्योंकि राज्यों को लगता है दोस्तों कि केंद्र जो है हमारे साथ पक्षपात कर रहा है। और इसमें जो कारण दिया है, राज्यों के पास जो है विकास कार्यों के लिए पर्याप्त जो है वो साधन नहीं है। राज्यों के पास जो है चूंकि अपना जो है पर्याप्त साधन नहीं है, जो कुछ भी विकास कार्य किया जाता है वो आपके केंद्र के फंड से ही किया जाता है। केंद्र ही जो है वो विकास कार्यों के लिए, अधिकतम कार्यों के लिए, सभी कार्यों के लिए नहीं, अधिकतम कार्यों के लिए केंद्र ही पैसा देता है। तो इसकी वजह से दोस्तों इसमें सुधार करने की मांग बार बार हो रही है। ये जो है आपका बिल्कुल जो होगा वो सही हो जाएगा। कथन कारण दोनों सही है और व्याख्या भी है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला दिया है, संविधान के किस प्रावधान में यह कहा गया कि विधि के प्राधिकार के बिना न कोई कर लगाया जा सकता है और न ही एकत्रित किया जा सकता है। आप लोग उत्तर करेंगे। अनुच्छेद 265, 266, 300 और 368 दिया है। तेजी से उत्तर करेंगे सभी लोग दोस्तों। चलें सब लोग उत्तर करेंगे, समय ले लीजिए आप लोग, समय आपका चल ही रहा है, कोई बात नहीं। चलें चलें सब लोग उत्तर करेंगे इस प्रश्न के लिए। आपको दिया है कि विधि के प्राधिकार के बिना ना तो कोई कर लगाया जा सकता है और ना ही उसे एकत्रित किया जा सकता है। तो इसके लिए जो है दोस्तों प्रावधान किया गया है आपके अनुच्छेद 265 में। ए विकल्प के साथ आप लोग जाइएगा। 266 में नहीं किया गया है, 265 में किया गया है दोस्तों। चलिए 266 में जो आपको दिया है दोस्तों, भारत और जो है वो राज्यों की संचित निधियों का लोक लेखा दिया है। इसमें आप लोग उसको 266 को पढ़िएगा। केंद्र और राज्य की संचित निधियों का लोक लेखा आपके अनुच्छेद जो है वो 266 में दिया है। अनुच्छेद 300 की बात करेंगे दोस्तों, तो वाद और उनसे संबंधित कार्यवाही का उल्लेख जो है अनुच्छेद 300 में किया गया है। और 368 की आप सभी को जो है वो जानकारी होगी ही। 368 एक बार कमेंट किसी ने नहीं किया 368 के लिए, अनुच्छेद 368 के लिए एक बार थोड़ा कमेंट करिए आप लोग। 3688 में क्या दिया हुआ है? चलिए सारे अनुच्छेद को तो आप लोगों ने बता दिया। 368 के लिए उत्तर करिए सब लोग। तीन सौ अड़सठ के लिए आपको इतना सोचना पड़ रहा है दोस्तों। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी हुई है जी, संविधान संशोधन की प्रक्रिया आप लोग जो है इसको नहीं भूलेंगे। चलें बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो आप लोग जो है इस प्रश्न में ए विकल्प के साथ जाइएगा, बाकी जो है आप तीनों अनुच्छेद को देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला दिया है दोस्तों आपको कथन और कारण दोनों को पढ़ना है और उसके बाद उत्तर करना है। कथन दिया है दोस्तों, सरकारिया कमीशन की सिफारिश के अनुसार 356 का अनुच्छेद 356 का प्रयोग कम से कम होना चाहिए। यानी सरकारिया कमीशन ने जो है ये सुझाव दिया था कि अनुच्छेद 356 का प्रयोग जो है वो कम से कम होना चाहिए।
और जो कारण बताया गया है वो ये बताया गया है कि जिन राजनीतिक दलों ने केंद्र में सरकार बनाई उन्हें अनुच्छेद 356 का जो है वो दुरुपयोग किया। आप लोग उत्तर करेंगे, ये व्याख्या है, नहीं है, कौन सा सही है कौन सा गलत है, उसके आधार पे आप उत्तर करिए तेजी से। चलें, सब लोग उत्तर करेंगे इस प्रश्न के लिए। चलें, सब लोग उत्तर करेंगे। पिछले प्रश्न के लिए जो है आप लोगों का उत्तर आया था, सभी लोगों का, सुरेंद्र जी का, अमिलेश सचान जी का उत्तर आया था, संतोष जी, लाल बहादुर जी, प्रमोद जी, पूनम जी, चलिए विजय जी। अब आ जाइए आप लोग इस प्रश्न के लिए। सरकारिया कमीशन की सिफारिश के अनुसार अनुच्छेद 356 का प्रयोग कम से कम होना चाहिए, क्या ऐसा सुझाव जो है वो? चलिए आप लोग उत्तर करिए इसके लिए। लाल बहादुर जी कह रहे हैं, संतोष जी थिंकर टफ है और पॉलिटी आसान। जी बिल्कुल, आपको जो है पॉलिटी आसान लग सकता है और जो आपके थिंकर हैं वो आपके कठिन लग सकते हैं, लेकिन आपका जो सिलेक्शन कराएगा दोस्तों वो आपका पॉलिटी ही कराएगा। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। बिल्कुल थिंकर का महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि मैं क्यों कह रहा हूं कि पॉलिटी कराएगा, आपके जो 62 से 65 सवाल जो आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे पॉलिटी के, उसमें 40 से अधिक सवालों की संख्या जो होगी वो आपके संविधान की होगी और 20 से 25 जो सवाल होते हैं वो आपके जो आपका राजनीतिक सिद्धांत और जो आपके पॉलिटिकल थिंकर दिए हैं। तो आप योगदान के अनुसार से देखेंगे तो आपके संविधान का योगदान जो है आपके परीक्षा में ज्यादा है। तो कभी भी दोस्तों किसी भी चीज को हल्के में लेने की आप लोग जो है वो भूल जो है बिल्कुल नहीं करिएगा आप लोगों से। चलिए, तो आप लोग जो है आसान लगता है फिर भी आप लोग जो है नियमित रूप से उसको पढ़िए, जितनी बार पढ़ सकते हैं। जिस किताब को आपने पढ़ी हो उसको जो है बार बार पढ़िए, 1-2 बार और पढ़ लीजिए। यदि आपने 4 बार पॉलिटी की किताब पढ़ी है लक्ष्मीकांत की, 5वीं बार भी पढ़ लेंगे तो आपको कोई समस्या नहीं होगी उससे। चलें, तो आप लोग उत्तर करिए इस प्रश्न के लिए। ए विकल्प के लिए, सी विकल्प के लिए बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं। चलिए, तो सरकारिया कमीशन की सिफारिश के अनुसार अनुच्छेद 356 का प्रयोग कम से कम होना चाहिए। चलिए, और दूसरा दिया है जिन राजनीतिक दलों ने केंद्र में सरकार बनाई उन्होंने जो है 356 का प्रयोग किया। तो सरकारिया कमीशन का जब गठन किया गया दोस्तों, तो सरकारिया कमीशन ने इस प्रश्न को करने का ट्रिक मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूं, करने का तरीका बता चुका हूं, उसके बाद भी आप लोग जो है वो प्रश्न को गलत कर रहे हैं। तो दोस्तों आपके सरकारिया कमीशन के गठन के साथ जो है दोस्तों क्या हुआ था कि सरकारिया जब केंद्र राज्य संबंधों के बारे में जानकारी के लिए जो है वो सुधार के लिए सरकारिया कमीशन का गठन किया गया। तो सरकारिया कमीशन ने ये पाया कि जिन राजनीतिक दलों की केंद्र में सरकार होती है वो राज्यों के साथ जो है वो दुर्व्यवहार करते हुए कई बार जो क्या करते हैं कि उसमें जो है राज्य में आपके जो है वो आपातकाल को जो है वो घोषित कर देते हैं, 356 का प्रयोग कर देते हैं। तो आपके लिए इसलिए इन्होंने कहा था दोस्तों 356 का जो है वो प्रयोग जो है वो कम से कम होना चाहिए, और इसकी वजह से 356 का जो प्रयोग किया था वो केंद्र ने जो है वो अधिक से अपने जो है वो लाभ के लिए किया। तो आपका उत्तर जो है वो, यदि आप पहले व्याख्या कारण को पढ़ें कि जिन राजनीतिक दलों ने केंद्र में सरकार बनाई उन्होंने जो है अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग किया, इस कारण से सरकारिया कमीशन ने सिफारिश की कि अनुच्छेद 356 का जो है वो प्रयोग कम से कम होना चाहिए। तो आप ए विकल्प का चुनाव कर लेंगे। नहीं जी, माफ करिएगा, आप लोग जो है दिया हुआ है ए और आर दोनों सही है और सही व्याख्या है। बिल्कुल सी विकल्प आपका उत्तर जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जितने लोग सी विकल्प की बात कर रहे हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है, सभी लोगों का उत्तर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। संतोष जी, लगभग रेशियो जो है आपके पीजीटी में भी जो है, आपके पीजीटी में एक ही सब्जेक्ट आपसे पूछा जाना है, 125 सवाल उसमें आएगा। तो पीजीटी में कई बार 70 सवाल पूछ लिए जाते हैं पॉलिटी से, कई बार 80 सवाल पूछ लिए जाते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर का आप लोग जो है नियमित रूप से अध्ययन जरूर करिए। चलिए उत्तर करेंगे। आपको दिया है किस आयोग ने अस्थायी अंतरराज्यीय परिषद, जो अंतर सरकारी परिषद के नाम से जानी जाती है, स्थापना का समर्थन किया था। आप लोगों के लिए जो है वो आसान सा सवाल है,
आप लोग इसके लिए सरकारिया कमीशन का यदि बात करते हैं तो उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग जो है इस प्रश्न में सी विकल्प के साथ, बी विकल्प के साथ ही जाइएगा, सरकारी आयोग के साथ। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपको दिया निम्नलिखित में से कौन भारत में जो है वो संघ राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है। सरकारिया आयोग दिया है, राजमन्नार समिति दिया है, इंद्रजीत गुप्ता समिति दिया है और जो है पुंछी आयोग दिया है। चारों में से किसी एक के लिए जो है आप लोग उत्तर करने का प्रयास करेंगे तेजी से। चलिए सब लोग उत्तर करेंगे इस प्रश्न के लिए दोस्तों। चलें चलें बी विकल्प के लिए, सी विकल्प के लिए आप लोगों का उत्तर आ रहा है जी बिल्कुल। अभिषेक जी बात कर रहे हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म के लिए, बिल्कुल। तो दोस्तों सी विकल्प की यदि आप बात करेंगे तो इंद्रजीत गुप्ता समिति का जो गठन किया गया था आपके जो है 1998 में किया गया था। 1998 में इंद्रजीत गुप्ता समिति का जो है वो गठन किया गया था और इसमें जो है जनप्रतिनिधि कानून 1951 में जो है वो में सुधार करने के लिए, सुझाव के लिए इंद्रजीत गुप्ता समिति का जो है वो गठन किया गया था। तो यदि आपसे कभी आप लोग इसको ध्यान रखेंगे कि आपके चुनाव सुधार या आपसे जो है दोस्तों यदि चुनाव सुधार विकल्प में आपके न दे और जनप्रतिनिधि कानून 1951 दे दे तो आप लोग जो है जनप्रतिनिधि कानून 1951 का चुनाव कर लीजिएगा। चलिए इन सब पे जो है प्रकाश डाल देंगे, प्रकाश ही प्रकाश है, आप चिंता न करिए। अगला प्रश्न आपको दिया है, बाकी तीनों जो है वो आपके सारा मिल जाएगा। प्रमोद जी चिंता न करिए, अभी स्पॉइलर हो जाएगा, अभी प्रकाश डाल दूंगा तो फिर आप लोग आगे प्रश्न का जवाब देने में जो है वो आगे का प्रश्न आप लोगों के लिए नीरस हो जाएगा, इसलिए जानबूझ के नहीं प्रकाश डाल रहा हूं। चलिए आपको दिया है दोस्तों, क्या संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण सीधे जो है वो लेने की शक्ति रखते हैं? आप लोग उत्तर करेंगे इस प्रश्न के लिए। यदि अभी प्रकाश डाल दूंगा तो आप लोग जो है वो भाग जाएंगे, आपको लगेगा हो गया। चलिए चलें सब लोग उत्तर करेंगे दोस्तों। क्या संविधान के अंतर्गत भारतीय राज्यों को जो है वो विदेशी राज्यों से ऋण लेने का अधिकार है? सब लोग उत्तर करेंगे। तो आप लोग जो है इसमें बी विकल्प का चुनाव करेंगे, नहीं, भारतीय राज्यों को जो है वो विदेशों से ऋण लेने का अधिकार नहीं दिया गया है। आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। ऋण कौन लेगा? आपके ऋण लेने का कार्य जो है वो आपके केंद्र सरकार का है। केंद्र सरकार जो है वो ऋण लेके प्रतिभूतियों के माध्यम से जो है वो राज्य सरकार को दे देती है। आप लोग इसमें बी विकल्प के साथ जाइएगा, उत्तर आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न पे चलेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न दिया है, राज्य सरकारों को कृषि आय पर कौन समनुदेशित करता है? आप लोगों को उत्तर करना है। कृषि आय पर जो है, कृषि आय के लिए जो है वो कौन इसको अनुदेश देता है? आप लोग उत्तर करेंगे। वित्त आयोग दिया है, राष्ट्रीय विकास परिषद दिया है, अंतर्राज्यीय परिषद और भारत का संविधान। आप लोग उत्तर करेंगे दोस्तों। प्रश्न सिर्फ आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपके जो है वो कृषि संबंधी आय पे जो है वो राज्य सरकार को अधिकार कौन देता है? सब लोग उत्तर करेंगे। चाहता नहीं हूं प्रश्न को एक्सप्लेन करना पहले, लेकिन कुछ प्रश्नों में जो है ऐसे विकल्प जो है वो आ जाते हैं कि उसकी वजह से करना पड़ जाता है। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग उत्तर करेंगे इस प्रश्न के लिए सभी लोग। चलें ए विकल्प के लिए और डी विकल्प के लिए उत्तर आ रहा है आप लोगों का। कुछ लोग ए विकल्प की बात कर रहे हैं, कुछ लोग डी विकल्प की बात कर रहे हैं। कृषि आयकर का उल्लेख जो है वो किस अनुच्छेद में किया गया है? आप लोग अनुच्छेद भी बताइए। सभी लोग उत्तर करेंगे, अनुच्छेद के साथ आप लोग बताइए दोस्तों। जो लोग डी विकल्प का चुनाव कर रहे हैं उनका उत्तर सही है, लेकिन आप लोग अनुच्छेद बताइए। चलें अनुच्छेद बताएं आप सभी लोग।
भारतीय संविधान के अनुसार जो है कृषि आय पर जो है वो कर लगाने का अधिकार राज्य को दिया गया है, लेकिन किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? आप लोग उत्तर करेंगे। इसमें जो है दोस्तों आप लोग उत्तर करिए तेजी से, आप लोग उत्तर करने में बहुत समय लगाते हैं। चलिए अनुच्छेद, इतना समय लगाएंगे रुकूंगा नहीं। अनुच्छेद 247, अनुच्छेद 247 को आप लोग पढ़ेंगे यदि डिटेल में, तो आपको जो है इसमें दो चीजें मिलेंगी। एक मिलेगा आप जो है कृषि आय पर कर, कृषि आय पे कर, ये आय कर से अलग है, आप लोग ध्यान रखिएगा। आय कर में जो है इसको सम्मिलित नहीं किया जाता है। और उसके बाद से जो है दोस्तों ये कहा गया है कि यदि राज्य का जो है दोस्तों हित यदि किसी कर में सम्मिलित है और वो जो है वो भी कर जो है वो आपका लगा सकता है, तो आपके जो है कृषि आय और राज्य हित के जो कर हैं वो आपके अनुच्छेद 247 के अंतर्गत लगाए जाते हैं। डी विकल्प आपका जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 247 के साथ जाइएगा, 243 नहीं है, 247 है। आगे बढ़ते हैं। अगला दिया है दोस्तों, निम्न करों में से कौन सा एक कर संघ द्वारा लगाया जाता है तथा संघ द्वारा लगाया तथा वसूला जाता है, किंतु जो है वो किंतु संघ तथा राज्यों में बांटा जाता है? कर लगाएगा भी जो है वो आपका संघ या केंद्र, वसूलेगा भी संघ या केंद्र, और उसमें राज्यों को हिस्सा दिया जाता था। आप लोग जो है इसमें से उत्तर करेंगे। आपको दिया हुआ है कारपोरेशन कर, कृषि आय के अतिरिक्त आय कर, जो है आपको रेलवे किराया तथा माल भाड़े पर कर, और कस्टम। चारों में से एक को आप लोगों को उत्तर करना है तेजी से। कौन सा कर केंद्र लगाता है, वसूल करता है, लेकिन राज्यों को भी उसमें हिस्सा दिया जाता है? आप लोग तेजी से उत्तर कर दीजिए। चलें, बहुत ही बढ़िया उत्तर आ रहा है आप लोगों का। चले, तो इस प्रश्न में जो है ए विकल्प का चुनाव कर रहे हैं अमिलेश जी, बाकी लोग जो है जो है आप लोग अमिलेश जी बात कर रहे हैं बी विकल्प की, बाकी सारे लोग जो है वो ए विकल्प की बात कर रहे हैं। तो जितने लोग जो है ए विकल्प की बात कर रहे हैं वो लोग थोड़ा सा सावधान हो जाएंगे दोस्तों। जो है आपको बी विकल्प में दिया है कृषि आय के अतिरिक्त आय कर। मैंने आपसे कहा था कि आय कर में जो है वो कृषि कर को नहीं जोड़ा जाता है, तो आय कर जो है आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वसूल किया जाता है। आपकी जो इनकम है, इनकम टैक्स जो लिया जाता है दोस्तों, वो आपके केंद्र सरकार के द्वारा लिया जाता है। केंद्र सरकार ही जो है उसे आरोपित भी करती है, लेकिन जो है दोस्तों एक बार कलेक्ट कर लेने के बाद उसका एक हिस्सा जो है वो राज्य को भी दे दिया जाता है। तो आप लोग बी विकल्प के साथ जाइएगा। आप लोग पता नहीं कैसे सोचते हैं। चलो, बी विकल्प में जाइएगा और एक बार आप सभी लोगों से अनुरोध है मेरा, अनुच्छेद 270 पढ़ लीजिएगा जाके। अनुच्छेद 270 और अनुच्छेद 247, ये दोनों अनुच्छेद आप लोग जरूर आज पढ़ लीजिएगा। कुछ करिएगा या ना करिएगा, अनुच्छेद 270 और 247 को आप लोग पढ़िएगा जरूर। ये दो अनुच्छेद आप लोग पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्य की रक्षा करें? आप लोग उत्तर करिए एक बार फिर से, ये प्रश्न आप लोगों के लिए आ गया है। दोबारा प्रश्न आया है लेकिन सब लोग उत्तर करेंगे। चलिए, पिछले प्रश्न के लिए लाल बहादुर जी, मीना जी, संतोष जी, अमिलेश जी का उत्तर पहले से आया था। आप लोगों ने अपना उत्तर जो है वो करेक्शन किया था। चले उत्तर करेंगे। अभिषेक जी का उत्तर आ रहा है, लाल बहादुर जी, मीना जी का उत्तर आ रहा है, विजय जी का उत्तर आ रहा है। चलें सब लोग उत्तर करें, तेजी से उत्तर करेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है भारत सरकार का दायित्व है कि वो बाह्य आक्रमण एवं अशांति से जो है वो आपके रक्षा करे? राज्यों की रक्षा करे। यदि आप राज्य शब्द को ध्यान दे देंगे तो आप उत्तर आसानी से सही कर लेंगे। अनुच्छेद 355 के अनुसार जो है ये अधिकार दिया गया है
आपके बाह्य आक्रमण जो है और आंतरिक अशांति के आधार पे जो है वो राज्य की रक्षा करने की, और यदि ऐसी चुनौती कोई आ जाती है 355 की स्थिति जब आके बनती है दोस्तों, तो 355 के अनुसार ही जो है आपके राज्यपाल के अनुदेश पे जो है 356 का प्रयोग किया जाता है। 356 का प्रयोग किया जाता है इन्हीं ग्राउंड पे, यदि जो है वो आंतरिक अशांति नहीं, अब जो है वो संवैधानिक विफलता और जो है आपके बाह्य आक्रमण के आधार पे जो है वो 356 का प्रयोग किया जाएगा। पहले जो है केंद्र सरकार का जो दायित्व है इसके अनुसार, वो आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आप इस प्रश्न में ए विकल्प के साथ जाएंगे। 355 में इसका उल्लेख किया गया है कि आपको जो है इन आधारों पे आपको जो है वो राज्य की सुरक्षा करनी है, लेकिन यदि जो है वो स्थिति ऐसी उत्पन्न हो जाती है तो आपको जो है 356 का प्रयोग करना पड़ेगा। राज्यपाल जो है उसके लिए आपसे कहेगा और आप जो है 356 का प्रयोग कर लेंगे। उत्तर जो है इस प्रश्न में ए विकल्प के लिए सही हो जाएगा। सभी लोग जो है इसको ध्यान देंगे। प्रश्न को थोड़ा सा ट्रिकी प्रश्न था, कोई बात नहीं। आपको दिया है भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है यदि खतरा है किस चीज का, बाह्य आक्रमण का, आंतरिक अशांति का, सशस्त्र विद्रोह का और जो है सांप्रदायिक संघर्ष का। इन चारों में से आप लोग चुन लीजिए किस किस आधार पे जो है वो आपके राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा सकती है। सब लोग उत्तर करेंगे दोस्तों। चलें, राष्ट्रीय आपात जी 356 राष्ट्रपति शासन। राज्यों में जो है राष्ट्रपति शासन जो है वो 356 में दो आधारों पे लगाया जा सकता है, जो है आपके बाह्य आक्रमण के आधार पे लगाया जा सकता है या जो है आपके आंतरिक अशांति के आधार पे। यदि राज्य में जो है वो शांति की स्थिति नहीं है तब भी जो है वो राज्यपाल यदि ऐसा करने के लिए कहता है तो राष्ट्रपति शासन राज्य में लगाया जा सकता है। चले आप लोग उत्तर करेंगे इस प्रश्न के लिए दोस्तों। चला सभी लोग उत्तर करेंगे। तो आप सभी लोगों का उत्तर जो है डी विकल्प के लिए आ रहा है, 1 और 3 के लिए। तो बाह्य आक्रमण जो और सशस्त्र विद्रोह, पहले जो है दोस्तों आंतरिक अशांति शब्द का प्रयोग किया गया था भारतीय संविधान में, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पे जो है वो सशस्त्र विद्रोह शब्द का जो है वो प्रयोग कर दिया गया। क्योंकि झूठ मूठ का प्रोपेगेंडा बना के यदि मान लीजिए कोई किसी सरकार कोई केंद्र में किसी पार्टी की सरकार है और वो चाह रही है कि राज्य में भी फला राज्य में भी मेरी सरकार हो जाए, तो उसमें जो है दोस्तों सांप्रदायिक दंगे करवा के या किसी भी तरीके से जो है वो अशांति उत्पन्न करके, और ऐसा किया जा सकता था कि उस पर जो है वो राष्ट्रपति शासन आरोपित कर दीजिए। लेकिन जो है दोस्तों 44वें संविधान संशोधन में चूंकि 1970 से आपके इंदिरा गांधी जी के शासन में जो है आपातकाल का इतनी बार प्रयोग हुआ, बहुत तरीके से प्रयोग हुआ, तो उसमें जो है वो सुधार करने के लिए 1978 में 44वां संविधान संशोधन किया गया और कह दिया गया कि अब आंतरिक अशांति आधार नहीं है। यदि सशस्त्र विद्रोह राज्य में हो गया है, यानी सेना ने विद्रोह कर दिया है, पुलिस ने विद्रोह कर दिया है या लोगों ने हथियार उठा लिया है, तब जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा। तो आप लोग जो है इसको ध्यान रखिएगा, 1 और 3 के आधार पे ही पहले जो है ये आपके आंतरिक अशांति शब्द का प्रयोग था, सांप्रदायिक संघर्ष का कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला आपको दिया है दोस्तों, निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है। आप लोगों को बताना है राष्ट्रपति आपातकाल जो है वो किन परिस्थितियों में घोषित कर सकता है। बाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता और आर्थिक संकट। आप लोग तेजी से उत्तर करेंगे इस प्रश्न के लिए दोस्तों। चलिए चलें, सब लोग उत्तर करेंगे इस प्रश्न के लिए। सब लोग उत्तर करिए। चलें, बी विकल्प का चुनाव कर रहे हैं विजय जी, अमिलेश जी, सुरेंद्र जी। बाकी लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों? बाकी लोग भी कर दीजिए। प्रदीप जी का उत्तर बी विकल्प के लिए आ रहा है, संतोष जी का उत्तर बी विकल्प के लिए आ रहा है। चलिए, तो दोस्तों आप सभी को पता है कि बाह्य आक्रमण
और जो है आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पे जो है वो आपके 44वें संविधान संशोधन में जो है वो क्या शब्द कर दिया गया था, आपका सशस्त्र विद्रोह। तो सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग कर दिया गया था। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, आपका ये दो विकल्प जो होगा इस प्रश्न के हिसाब से गलत हो जाएगा। लेकिन बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर जो है वो अनुच्छेद 300 जो है वो 52 का प्रयोग किया जाता है। अनुच्छेद 352 का राज्यों में जो है संवैधानिक तंत्र की विफलता के बाद जो है वो आपके 356 का प्रयोग किया जाता है। और आर्थिक संकट की स्थिति में जो है अनुच्छेद 360 का प्रयोग किया जाता है। और ये 3 तरीके के जो है आपातकाल का उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया है। तो आपका उत्तर जो होगा इस प्रश्न में, यदि आप 2 को निकाल देंगे, चूंकि आंतरिक अशांति शब्द का उल्लेख अब नहीं है, आपके 44वें संविधान संशोधन 1978 के पहले जो है आंतरिक अशांति शब्द था, लेकिन अब इसको जो है आंतरिक अशांति शब्द के जगह पे जो है सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग कर दिया गया है। तो ये अब जो है वो आधार नहीं है, तो आप इसको निकाल देंगे तो 1, 3 और 4 जिस विकल्प में दिया है वो आपका उत्तर जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया है, निम्न में से किस संविधान अनुच्छेद के अंतर्गत जो है भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं। मूल अधिकार आपको स्पष्ट कर दिया गया है कि आपके 20 और 21, अनुच्छेद 20 और 21 को जो है वो छोड़कर आपके मूल अधिकारों को जो है किस अनुच्छेद के तहत जो है वो स्थगित किया जा सकता है। आपको अनुच्छेद 358, 359 और जो है 356 दिया है और अनुच्छेद 13 दिया है। चलिए इन चारों में से किसी एक का चुनाव करिए तेजी से। राष्ट्रपति जो है 20-21 को छोड़ के जो है किस अनुच्छेद के तहत जो है मूल अधिकारों को स्थगित कर सकता है। आप लोग करेंगे उत्तर इस प्रश्न के लिए दोस्तों। चलें सब लोग उत्तर करेंगे इस प्रश्न के लिए। और ये प्रावधान कब से किया गया दोस्तों, आप लोग एक बार कमेंट करके बताएंगे कि ये प्रावधान कब से किया गया कि जो है 20 और 21 को छोड़ दिया जाएगा। 20 और 21 को छोड़कर ही मूल अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। ये प्रावधान कब किया गया, आप लोग मुझे उत्तर करके बताएंगे। फिलहाल के लिए आप लोग यदि बी विकल्प की बात कर रहे हैं अनुच्छेद 359 की, तो आपका उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग उत्तर करेंगे किस संविधान संशोधन की वजह से जो है ये अधिकार आपको मिल गया है कि अनुच्छेद 20 और 21 को जो है वो स्थगित नहीं किया जा सकता है। चलिए संतोष जी का आ रहा है 44, 1978। यामी जी का उत्तर बी विकल्प के लिए आया है। प्रमोद जी कुछ सोच रहे हैं, अभी मंथन में है। चलिए विजय जी का बी विकल्प, सुरेंद्र जी, मीना जी, अमिलेश जी, प्रदीप जी, लाल बहादुर जी, सभी लोगों का उत्तर आया है बी विकल्प के लिए। तो आपके 359 में इस बात का उल्लेख है कि 20 और 21 को जो है वो स्थगित नहीं किया जा सकता है। और ये जो है दोस्तों प्रावधान आपके 44वें संविधान संशोधन 1978 के बाद से किया गया है। यानी 1978 के में जो है 44वें संविधान संशोधन में ये प्रावधान किया गया कि आपके जो है 20 और 21 को जो है स्थगित नहीं किया जा सकता है। चलिए उसके पहले जो है वो सारे स्थगित हो जा रहे थे। तो आप लोग है इसमें जो है वो बी विकल्प का चुनाव करिएगा। बाकी इस चीज को ध्यान रखिएगा, कभी पूछा नहीं गया है, पूछा जा सकता है आपसे। चलें इसको करते हैं दोस्तों थोड़ा सा एडजस्ट, और एडजस्ट करना पड़ जाएगा क्या। चलिए आपको प्रश्न देख लीजिए आप लोग। अनुच्छेद 356 से संबंधित जो है वो निम्नांकित कथनों पर विचार करिए। 356 से संबंधित कथन पे विचार करना है। सब लोग 356 के आधार पे कथन को पढ़ेंगे। अनुच्छेद मैं यहीं लिख दे रहा हूं। किसके आधार पे, आपके 356 के आधार पे आपको पढ़िए और 356 के आधार पे जो है दोस्तों आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है, कौन कौन सा सही होगा। आप लोग उत्तर करेंगे तेजी से। गर्मी बहुत है दोस्तों, गर्मी से बच के आप लोग रहिएगा। इस समय आप लोग अपने स्वास्थ्य के लिए रिस्क बिल्कुल नहीं लेंगे। अधिक से अधिक पानी पीजिएगा दोस्तों। कम से कम जो लोग बहुत कम पानी पी रहे होंगे वो लोग 4 लीटर पानी पिएंगे। आप अधिक यदि 6 लीटर तक पानी पी सकते हैं, 6 से 7 लीटर, तो आप लोग उतना पानी पीने का प्रयास करिए। दोस्तों एग्जाम के समय जो है वो परीक्षार्थी को सबसे ज्यादा जो है वो सचेत रहना चाहिए अपने स्वास्थ्य के प्रति, क्योंकि एग्जाम टाइम में जब आपका एग्जाम आपके नजदीक हो और उस समय आप 2-3 दिन 4 दिन बीमार पड़ जाते हैं
तो वो आपके लिए जो होता है वो 2-3 दिन 4 दिन का जो आपका ब्रेक है दोस्तों, वो आपको महीनों पीछे लेके चला जाता है। इसलिए अपने स्वास्थ्य पे आप लोग ध्यान रखिएगा। आवश्यकता पड़े दोस्तों धूप में निकलने की, तभी जो है वो आवश्यकता पे ही आप लोग निकलेंगे। लेकिन यदि उसको जो है सुबह शाम यदि मेंटेन किया जा सकता है, सुबह निकल के कर लें या शाम को कर लें, तो आप लोगों को जो है वो आप उस समय कर लिया करिए। चलिए फिलहाल आप लोग उत्तर करेंगे इस प्रश्न के लिए दोस्तों तेजी से। अभी इस प्रश्न के लिए आप लोग उत्तर करें, सब लोग उत्तर करेंगे दोस्तों। अनुच्छेद 356 के आधार पे आप लोगों को देखना है कि इसमें से कौन सा सही है। चलें चलें सब लोग उत्तर करिए। अभी तक किसी का उत्तर नहीं आया है, ऐसा क्यों है दोस्तों? चलिए अब उत्तर आना शुरू हो गया है दोस्तों। सुरेंद्र जी का, संतोष जी का, यामी जी का, यामिना जी माफ करिएगा, आपका नाम इसके पहले भी मैंने एक बार गलत पढ़ दिया था, क्षमा चाहूंगा आपसे। चलिए बी ए सी विकल्प के बीच में जो है आप लोगों का युद्ध चल रहा है। चलें तो आपको दिया है दोस्तों इस प्रश्न में कि राज्यों में जो है वो संवैधानिक तंत्र की विफलता जो है एक वस्तुनिष्ठ यथार्थ है। जी बिल्कुल आपका सही दिया हुआ है। दूसरा दिया है दोस्तों, इस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है की गई उद्घोषणा उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। 356 जो है वो राष्ट्रपति शासन है आपके राज्यों में, और इसका न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इसमें दिया है इस उद्घोषणा के साथ ही राज्य विधानसभा भंग की जा सकती है। तो दोस्तों इसकी उद्घोषणा के साथ जो है वो राज्य विधानसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि राज्य जो है वो विधानसभा को भंग ही कर दिया जाएगा, भंग करने का प्रावधान 356 में नहीं है। और उसके बाद से आपको दिया है दोस्तों, इस उद्घोषणा का 2 माह के भीतर संसद के प्रत्येक सदन से जो है अनुमोदित किया जाना चाहिए। तो आपका जो है ये भी बिल्कुल सही दिया हुआ है। 2 माह का समय कितना दिया है? 2 माह का समय। जी 2 माह का समय जो है वो आपके 356 के लिए 2 माह का समय दिया जाता है। क्या दोस्त एक बार कंफ्यूजन हो रहा है मुझे। जी 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 संसद को दिया है, तो संसद जो है 2 माह के भीतर जो है इसका अनुमोदन प्रदान करेगी। बिल्कुल, तो आपका जो होगा ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 विकल्प के साथ यदि आप जा रहे हैं तो आपका उत्तर जो है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग 1, 2 और 4 के साथ ही जाइएगा। चलें चलिए चलें आगे बढ़ते हैं। जी 2 माह का ये 60 दिन का ये। चलिए अगला प्रश्न आपको दे दिया गया दोस्तों, संसद द्वारा जो है संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में जो है वो होना आवश्यक है। आप लोग उत्तर करेंगे इस प्रश्न के लिए दोस्तों। थोड़ा सा प्रश्न को बड़ा कर देता हूं, हो सकता है आप लोगों को दिखाई न दे रहा हो या पढ़ने में असुविधा हो रही हो। तो आपको प्रश्न दिया है, चलिए संसद द्वारा जो है वो संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में जो है होना आवश्यक है। आप सभी लोग जो है इस प्रश्न के लिए उत्तर करेंगे। जी बिल्कुल जूम कर दिया है, आप लोग उत्तर करेंगे सभी लोग। और दोस्तों जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, आप सभी से निवेदन है कि आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। चलें तेजी से उत्तर करिए इस प्रश्न के लिए आप लोग। शब्दानंद जी का उत्तर आ रहा है इस प्रश्न में बी विकल्प के लिए। मीना जी का उत्तर जो है वो डी विकल्प के लिए आ रहा है 6 माह के लिए। सभी लोग उत्तर करेंगे। संसद के द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन आप लोगों से पूछा गया है दोस्तों। चलें तो अब ध्यान रखिएगा, यदि जो है संकट काल में यानी आपके जो है बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पे जो है इस चीज का आपके अनुच्छेद 352 का प्रयोग किया जा रहा है।
352 का प्रयोग किया जा रहा है बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पे। तो इसको जो है दोस्तों आपके मंत्रिपरिषद को जो है 1 महीने के अंदर, माफ करिएगा, मंत्रिपरिषद की बात कर रहा हूं, दोनों सदनों को जो है वो 1 महीने के अंदर पारित करना पड़ेगा। 1 महीने के अंदर यदि पारित नहीं होगा दोस्तों, तो 1 महीने के बाद से जो होगा ये आपके निष्प्रभावी हो जाएगा। आप लोग इस चीज को ध्यान रखिएगा। आपका विकल्प जो होता है वो बी विकल्प के लिए आपका उत्तर सही हो जाएगा। चलें, चलें, क्लियर है? कोई अभी आप लोगों को कुछ डाउट है क्या इसमें? इस प्रश्न में कोई डाउट हो तो आप लोग एक बार पूछ सकते हैं, क्लियर कर दूंगा। आप लोग बस इतना समझिए, 352 का प्रयोग 2 आधार पे किया जा सकता है, सशस्त्र विद्रोह या जो है वो बाह्य आक्रमण के समय। लेकिन ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा दोस्तों कि ये बिल जो होगा वो आपके दोनों सदनों में रखा जाएगा। दोनों सदन यदि जो है 1 महीने में पारित कर देते हैं, 1 महीने का समय रहता है, इसके अंदर 1 महीने का ही समय में रहता है 352 के अंतर्गत। 356 के अंतर्गत जो है वो 2 महीने का समय रहता है। 356 के अंतर्गत 2 महीना और 352 के अंतर्गत 1 महीना। आप लोग जो है दोनों चीज को, अंतर को याद रखिएगा, आपसे जो है कहीं गलती नहीं होनी चाहिए। 356 में 2 महीने का समय है, 2 महीने में पारित करना है, और 356 में 1 महीने का समय है, नहीं तो जो होगा वो निष्प्रभावी हो जाएगा 1 महीने के बाद। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया है, किसने कहा था राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? आप लोग उत्तर करेंगे दोस्तों, राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। किसने कहा है? KN मुंशी, BN राव, आपके जो है KM नाम्बियार और जो हृदयनाथ का। जरूर चारों में से एक को चुनिए तेजी से। चलें, अमलेश सचान जी कह रहे हैं सर इसके पहले वाले को फिर से समझा दें। चलिए बता देता हूं, अमलेश जी धैर्य रखिए, इस प्रश्न पे आ जाइए आप लोग। चलें, तो इस प्रश्न में भी आप लोगों का जो है उत्तर सही नहीं आ रहा है दोस्तों। आप लोग जो है KM नाम्बियार के साथ जाइएगा। KM नाम्बियार महोदय ने कहा था दोस्तों कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार जो है वो संविधान के साथ धोखा है। क्यों कहा था दोस्तों? क्योंकि जो राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया थी, इससे स्पष्ट था कि जो है वो राष्ट्रपति किसका होगा? बहुमत दल का होगा, और केंद्र में जो है वो बहुमत दल की सरकार है। तो जो डर था, जो आपके नाम्बियार महोदय का डर था, उसका प्रयोग जो है वो आपके 356 का प्रयोग और 352 का प्रयोग जो है इंदिरा गांधी जी की सरकार में खुल के किया गया। तो इनका यही डर था दोस्तों कि चूंकि ये जो है वो राष्ट्रपति के विवेक पे आधारित है, और जो है ऐसी स्थिति जिसकी सरकार है, जो सरकार है, यदि मान लीजिए किसी भी तरीके से इन प्रकार जो है ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देती है, तो उस जो है चूंकि शुरू में जो है वो आपके आंतरिक अशांति को आधार बनाया गया था, और सरकार के लिए राज्य में आंतरिक अशांति उत्पन्न करना कोई बड़ी बात नहीं है। एक छोटा सा मुद्दा भड़का देगी सरकार, और उसके बाद से जो है आंतरिक अशांति के आधार पर जो है वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता था। यदि मान लीजिए इनका आधार ये था दोस्तों कि जो है आपके केंद्र की यदि 352 का प्रयोग की बात करें दोस्तों, तो इनका कहना यह था कि यदि केंद्र को लग रहा है कि हमारे पास जो है वो पर्याप्त बहुमत नहीं है और हमारी सरकार गिर सकती है, ऐसी स्थिति में वो क्या करेगी कि जैसे ही इस बात की अभी अनुभूति किसी और को हो, विपक्षी दल को हो, सबसे पहले क्या करेगी कि आंतरिक अशांति घोषित करके और जो है वो राष्ट्रपति शासन जो है वो उसको लागू कर दिया जाएगा, और उसके बाद से तुरंत जो है वो काम भर के विधायकों को, सांसदों को जो है इकट्ठा करके और अपनी सरकार को बचा लिया जाएगा। तो इसलिए इन्होंने कहा था दोस्तों कि राष्ट्रपति का जो आपातकालीन अधिकार है वो संविधान के साथ एक धोखा है। आप लोग इसमें सी विकल्प के साथ जाइएगा। KM जो होगा नाम्बियार, आप लोगों का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी जो है दोस्तों थोड़ा सा धैर्य बना के रखेंगे, सबको एक साथ मुझे लेके चलना है, किसी को छोड़ के नहीं चलना है। मैंने आपको बताया दोस्तों कि अनुच्छेद 352 का यदि प्रयोग किया जा रहा है, तो 352 के प्रयोग के लिए जो है दोस्तों 352 के लागू होने की तिथि से 1 महीने के अंदर जो है दोनों सदनों को, आपके लोकसभा को और आपकी राज्यसभा को जो है इसको पारित करना पड़ेगा। और 356 का यदि प्रयोग किया जा रहा है,
तो दोस्तों इसमें जो है आपके लोकसभा को और राज्यसभा को जो अधिकार दिया गया है वो आपके 2 महीने का दिया गया है। 2 महीने में, चूंकि दोनों प्रश्न मैंने आपको कराया था तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। 356 में 2 महीने का समय है इनके पास, 2 महीने के अंदर इसको पारित करेंगे। यदि 2 महीने तक पारित नहीं करते हैं तो 2 महीना जिस दिन पूरा होगा उस दिन से जो है वो आपके राज्य में राष्ट्रपति शासन जो होगा वो समाप्त हो जाएगा। और जो 352 का प्रयोग किया गया है दोस्तों, यदि 352 चूंकि राष्ट्रीय आपात है, आप सभी को पता है, तो इसमें जो है वो यदि 1 महीने के अंदर इसको पारित नहीं किया जाता है तो जिस दिन 1 महीने का समय 30 दिन का समय पूरा होगा उस दिन ये आपका जो होगा वो निष्प्रभावी हो जाएगा। यदि इसको कंटिन्यू रखना है तो आपको जो है इसको पारित करना पड़ेगा। चलिए, यदि एक बार पारित हो जाएगा तो 6 महीना रहेगा आपको जो है इसमें कहीं कोई, आप लोग 6 महीने का चुनाव कर रहे थे, मैं समझ रहा था। यदि 1 महीने के अंदर ये पारित हो जाता है तब 6 महीने प्रभाव में रह सकता है। यदि 1 महीने के अंदर पारित नहीं होता है तो 6 महीने तक प्रभाव में नहीं रहेगा। और यदि ये 2 महीने तक पारित नहीं होता है तो भी ये आपके 2 ही महीने में समाप्त हो जाएगा। 6 महीने तक जो है वो जो आपके प्रभाव में नहीं रहेगा। क्लियर है अमलेश जी? अमिलेश जी माफ करेंगे, क्लियर है या कोई समस्या है अभी भी? अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न फिर से जो है मुझे थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, धैर्य बना के रखेंगे, चलेंगे। आपको दिया है दोस्तों अनुच्छेद 360 के अधीन जो है वित्तीय आपात से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। आपको 360 से संबंधित वित्तीय आपात के आधार पे जो है आपको 360 के आधार पे आप लोग करिएगा इस प्रश्न को। पहला दिया है दोस्तों, वित्तीय आपात की घोषणा 2 मास की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी यदि जो है उस अवधि की समाप्ति के पहले संसद के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा उसका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है। अमलेश जी कह रहे हैं नो। क्लियर नहीं हुआ अमलेश जी? अब पता नहीं मैंने आपसे क्या पूछा था, क्लियर हो गया या नहीं? तो आप लोग एक बार आप लिख दीजिए क्लियर या नॉट क्लियर, जो भी आप लिख दीजिए। चलिए, तो पहला दिया दोस्तों, वित्तीय आपात की उद्घोषणा 2 मास की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगा यदि इस अवधि की समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा उसका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है। और उसके बाद से दिया है दोस्तों, यदि वित्तीय आपात प्रवर्तन में है तो भारत का राष्ट्रपति संघ के कार्यकलाप के संबंध में सेवा करने वाले सभी या किसी वर्ग के व्यक्तियों के परंतु जिनके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय और जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं आते हैं, वेतन और भत्तों में जो है वो कमी के लिए जो है निर्देश देने में सक्षम है। आप लोग उत्तर करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यदि क्लियर है तो 356 के प्रयोग के संदर्भ में आपको दिया है। चलिए, 356 के प्रयोग के माफ करिएगा 360 के जो है प्रश्न अब आपको जो है पूरा दिख रहा होगा, लेकिन जो है पढ़ने में आपको असुविधा हो जाएगी यदि प्रश्न को जो है पूरा दिखने के चक्कर में। पहले एक बार आप लोग प्रश्न को पढ़ लीजिए। आपको दिया भारत के संविधान के अनुच्छेद 360 के अधीन वित्तीय आपात से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। वित्तीय आपात के आधार पर आप लोग उत्तर करिए। चलें, उत्तर करें आप लोग इस प्रश्न में। केवल एक सही होगा या दोनों सही होगा? इसमें कहा गया है दोस्तों कि जो है राष्ट्रपति को इस बात का अधिकार है कि आपके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को जो है दोस्तों छोड़ के बाकी सबके जो है वेतन भत्ते में कटौती की जा सकती है। तो आपको दूसरा सही है या गलत है आप लोग बताएंगे। पहला और दूसरा दोनों पढ़ लीजिए और उसके बाद उत्तर करिए। चलिए, ज्योति सिंह जी का उत्तर आ रहा है, मीना शुक्ला जी का उत्तर आ रहा है, प्रदीप चौधरी जी का, अमिलेश जी का उत्तर आ रहा है, सुरेंद्र जी, लाल बहादुर जी, सभी लोग अपना उत्तर कर रहे हैं। चलिए, तो आपका उत्तर जो होगा वो केवल एक विकल्प के लिए सही हो जाएगा, क्योंकि जो है दोस्तों आपको हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के वेतन में भी कटौती की जा सकती है। तो इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है, सबका वेतन काटा जाएगा यदि जो है वित्तीय आपात की स्थिति आ जाएगी। चलिए, तो आप लोग ये विकल्प के साथ ही जाइएगा। जी, 2 गलत है, इसलिए कि आपके हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के वेतन में कटौती होगी। सबका वेतन काटा जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा, इसमें जो है कहीं कोई समस्या नहीं है। तो आप लोग ये विकल्प के साथ जाइएगा, ये विकल्प आपका सही हो जाएगा। चलें, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला दिया है, राष्ट्रपति शासन अधिकतम जो है लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन अधिकतम जो है कितने समय तक लगाया जा सकता है? आपको दिया है 1 वर्ष, 2 वर्ष, 6 माह या 3 वर्ष। आप लोग अपना उत्तर करेंगे तेजी से इस प्रश्न के लिए। चलें, राष्ट्रपति शासन
राष्ट्रपति शासन जब भी मैं कहूं तो आप लोग समझे 356। मुझे क्लियर नहीं करना चाहिए लेकिन क्लियर कर रहा हूं। सब लोग उत्तर करेंगे दोस्तों। वीडियो को सभी लोग लाइक करिए, यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करिएगा। अधिकतम कितने समय तक ये जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? चलें, डी विकल्प के लिए उत्तर आ रहा है, मैक्सिमम लोग डी विकल्प की बात कर रहे हैं। चलें, सभी लोग डी विकल्प की बात करें। अधिकतम जो है वो 3 वर्ष तक, तो आपका उत्तर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आपके जो है अधिकतम 3 वर्ष तक जो है इसको लगाया जा सकता है। चलें, लेकिन दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखना है, प्रत्येक 6 माह पे जो है इसको पारित करना पड़ेगा। प्रत्येक 6 माह पे पारित करते हुए आप जो है अधिकतम 3 वर्षों तक जो है इसको चालू रख सकते हैं। एक और जो है दोस्तों, 3 वर्ष से अधिक ले जाने का भी एक प्रावधान है। यदि आपसे पूछ दे कि आपके जो है राष्ट्रपति शासन को अधिकतम जो 3 वर्ष की सीमा निर्धारित की गई है, चले जी, तो 3 वर्ष से अधिक जो है वो इसके लिए एक और प्रावधान है कि यदि इस 3 वर्ष की समाप्ति के बाद से भारत का निर्वाचन आयोग ये कहता है, जी बिल्कुल, यदि भारत का निर्वाचन आयोग कहता है दोस्तों कि जो है चुनाव कराने की स्थिति नहीं है, ऐसी स्थिति में जो है आपके 1 वर्ष और इसमें बढ़ाया जा सकता है। आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, आपका डी विकल्प जो होगा इस प्रश्न के लिए सही हो जाएगा। इस 3 वर्ष के बाद 1 वर्ष और बढ़ाया जा सकता है यदि चुनाव आयोग लिखित रूप में देता है कि चुनाव करा पाना जो है वो संभव नहीं है। और इसका जो प्रयोग है वो आपके कहां पे किया गया था? पंजाब में। चलें आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम कहां लागू किया गया था? उत्तर प्रदेश में, आपको ट्रावनकोर कोचीन में, या पेप्सू में, या आपके जो है बिहार में। चारों में से किसी एक का चुनाव करेंगे, तेजी से उत्तर करेंगे दोस्तों। चलें तेजी से उत्तर करेंगे इस प्रश्न के लिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम कहां लगाया गया था? सब लोग उत्तर करेंगे। पेप्सू का फुल फॉर्म भेज दीजिए आप लोग। पेप्सू का पूरा मतलब क्या होता है लिख के आप लोग एक बार भेज दीजिए। चलें चलिए, तो आप सभी का उत्तर जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। पंजाब, पटियाला एवं जो है आपके ईस्ट पंजाब, पटियाला एवं ईस्ट पंजाब यूनियन को जो है वो आपके पेप्सू के नाम से जाना जाता है। और आप लोग जो है इसको ध्यान रखिएगा, सबसे पहले जो है पेप्सू का में जो है वो आपके पंजाब में ही आपके 356 का प्रयोग किया गया था। तो आप लोग इस प्रश्न में जो है वो सी विकल्प के साथ जाएंगे। कब किया गया था दोस्तों? आपके 1951 में, 1951 में किया गया था दोस्तों। चलिए, सबसे पहले 1951 में पहला राज्य था जब आपके जो है यहाँ पे पेप्सू में जो है वो राष्ट्रपति शासन का प्रयोग किया गया था। चलें, आपातकाल में जो है किस राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है? माफ करिएगा, किसी विधानसभा की जो है अवधि बढ़ाई जा सकती है? सबसे अधिक लिख रहे हैं, सबसे ज्यादा किस राज्य में? क्या यूपी में 11 बार? दोस्त मुझे एकदम एग्जैक्ट डेटा प्रमोद जी बिल्कुल ध्यान नहीं आ रहा है कि यूपी में जो है कितनी बार लगाया गया है। एक बार गूगल कर लीजिएगा या मैं आपको कल के सेशन में बता दूंगा। चलिए उत्तर करेंगे दोस्तों। किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है, किसके द्वारा और कितने समय के लिए बढ़ाई जा सकती है? उत्तर करेंगे आप सभी लोग। राष्ट्रपति द्वारा, संसद द्वारा, जो है राज्य के राज्यपाल द्वारा, राज्य विधानमंडल द्वारा। आपातकाल की स्थिति में राज्य विधानसभा के लिए पूछा जा रहा है, ध्यान से पढ़िएगा और उत्तर करिएगा उसके बाद से।
चलें, चलें सभी लोग उत्तर करेंगे। चलिए, तो जो लोग इसमें जो है वो संसद की बात कर रहे हैं उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोगों ने उत्तर नहीं दिया अभी तक दोस्तों। चलें, कोई बात नहीं है, आप लोग उत्तर देना नहीं चाहते हैं। तो संसद के द्वारा ही दोस्तों, जब आपके आपातकाल लग जाता है तो सारा पावर जो होता है वो संसद के पास होता है। संसद ही जो है इसके लिए है कि आपके जो है वो राज्य विधानसभा की अवधि को, यदि उसका कार्यकाल पूरा भी हो रहा है तो इसके लिए जो है वो इसकी अवधि को बढ़ा सकती है। एक बार में जो है दोस्तों 1 वर्ष के लिए जो है वो बढ़ाया जा सकता है। एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। लेकिन जो है दोस्तों इस में जो है आपके जो आपातकाल है, जैसे मान लीजिए आपातकाल जो है लगाया गया और 2 महीने के बाद से जो है आपातकाल खत्म हो गया, तो आपातकाल की समाप्ति के जो है वो 6 महीने के अंदर जो है वो आपका चुनाव कराना आवश्यक होगा। तब 6 महीने में ही जो है इसकी अवधि समाप्त हो जाएगी। अधिकतम एक बार जो है वो एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। चलिए लाल बहादुर जी, हो सकता है मैंने ना देखा। अधिकतम जो है वो 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। लेकिन जो है दोस्तों आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 महीने से अधिक जो है वो ऐसी स्थिति नहीं रहेगी कि विधानसभा की स्थिति उससे अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती। आपातकाल समाप्त तो उस दिन से 6 महीने के अंदर आपको चुनाव कराना पड़ेगा। समझ गए? क्लियर है? कहीं कोई समस्या तो नहीं है? 1 वर्ष में अधिकतम 6 महीने बढ़ाया जा सकता है, 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है। लेकिन जो है आपकी जब आपातकाल की समाप्ति होगी तो आपातकाल की समाप्ति के जो है वो 6 महीने के अंदर चुनाव कराना पड़ेगा। तब 1 साल तक प्रवृत्त नहीं रहेगा। जैसे मान लीजिए कि आज के दिन में जो है, आज ही की तारीख में आपने जो है वो आपके 6/7/22 को जो है आपने आपातकाल की घोषणा की और जो है आपका माफ करिएगा, आपके 6/8/22 को जो है आपका आपातकाल समाप्त हो जाता है। तो अब आपने जो है 1 वर्ष के लिए आपकी विधानसभा का जो है आपने जो है वो कार्यकाल बढ़ा दिया है आपके आज ही के डेट में। लेकिन जो है दोस्तों यदि मान लीजिए कि अगले महीने में समाप्त हो गया, तो अब अगले महीने में जिस दिन ये समाप्त होगा 6/8/2022 को, उस दिन से जो है वो 6 महीने के अंदर आपको चुनाव कराना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 1 साल तक आपने बढ़ा रखा है तो 1 साल तक रहेगा, ऐसा नहीं होगा। चलिए, आप लोग इस प्रश्न में बी विकल्प का चुनाव करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया है, अगला प्रश्न कोई नहीं दिया है दोस्तों। तो आप सभी को दोस्तों थोड़ी देर और धैर्य बना के रखेंगे। आप सभी के लिए जो है वो, आप लोग बिना चले जाते हैं मेरी बात पूरी किए हुए, आप लोगों का काम हो जाता है, आप लोग चले जाते हैं। चलिए, तो सेशन के मेंबरशिप के लिए 250 रुपए का शुल्क है, आप सभी लोगों को पता है दोस्तों। यदि मेंबरशिप लेना चाहते हैं 250 रुपए का भुगतान आपको जो है 7007701847 इस नंबर पे आपको कर देना है। और उसके बाद से जो है दोस्तों आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि आप लोगों के लिए जो है राजनीतिक सिद्धांत एवं विचारकों की जो क्लास है आपके टीजीटी के लिए, उसको जो है वो यूट्यूब पे आप लोगों के लिए डेमो क्लास जो है वो ये क्लास शुरू हो गई है। आपकी पहली और दूसरी क्लास जो है, अभी तक टोटल 3 वीडियो आपको जो है यूट्यूब पे मिल रही होगी। एक जो है आपके सिलेबस की वीडियो मिल रही होगी जिसमें आपके पूरे सिलेबस को जो है मैंने क्लियर किया है। जी बिल्कुल ज्योति जी, मैं सारी चीजें पूरा करा दूंगा। मैं 162 क्लास 173 क्लास जो है अभी तक लेता हुआ आया हूँ। मुझे कोई, जो लोग हमारे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं, जो यदि आप भी इस समय भी आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जो कमिटमेंट करूंगा दोस्त उसको पूरा करूंगा, कोई कमिटमेंट अधूरा नहीं छोड़ूंगा। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। तो आपको जो एक क्लास सिलेबस की मिल रही होगी और जो है 2 क्लास आपको, आज एक क्लास शाम को अपलोड कर दी गई है, तो 2 क्लास आपको जो होगी अपने टॉपिक की मिल रही होगी, जिसमें मैंने जो है आपके राज्य के राजनीति के अर्थ को जो है स्पष्ट किया है। राजनीति का अर्थ और उसकी परिभाषा मैंने आप लोगों को कराया है। आप सभी लोग जो है, चलिए बिल्कुल, चलिए, तो आपके जो है 2 वीडियो आप लोगों को टॉपिक से रिलेटेड, एक शाम को वीडियो अपलोड की गई है
जो है 9:30 बजे आप लोगों को जो है एक वीडियो आज फिर से अपलोड की गई होगी, तो आप सभी लोग उस वीडियो को भी जाके देख सकते हैं आपके भारतीय संविधान के। चूंकि जो है कल मैंने आप लोगों को जो है भारतीय संविधान की आम अवधारणा और जो है परंपरागत अवधारणा में जो है वो सिर्फ आपके राज्य आधारित और सरकार आधारित बताया था। आज की जो वीडियो है दोस्तों उसमें आपकी जो है वो परंपरागत अवधारणा में जो लोग जो है राजनीति को राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन मानते हैं उनकी बात की है, और उसके बाद से राजनीति की आधुनिक अवधारणा की जो है मैंने आप लोगों से बात की है। और अब इसके बाद से जो कल की आप लोगों की क्लास होगी दोस्तों वो आपके राजनीति के विषय क्षेत्र की होगी, तो हम लोग जो है कल राजनीति के विषय क्षेत्र की बात करेंगे। आप लोग उस वीडियो को जाके देख लीजिएगा। और जिन लोगों को पढ़ना है दोस्तों आप लोग यथाशीघ्र जो है वो अपना एडमिशन ले लीजिए। बाकी जिन लोगों ने एडमिशन ले लिया है वो लोग जो है अपने टेस्ट के लिए तैयार रहेंगे दोस्तों। आप लोगों का टेस्ट जो होगा वो सैटरडे को ही होगा। आप लोग ऐसा नहीं है कि आप लोग का टेस्ट नहीं होगा, टेस्ट भी होगा। जो टॉपिक आप लोग पूरा किए रहेंगे वो टेस्ट आप लोगों का सैटरडे को होगा, तो आप लोग उसके लिए ध्यान रखेंगे। और बाकी आप लोग जो है यदि इसके बारे में आपको कोई जानकारी चाहिए तो 7007701847 इस नंबर पे आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। और जाते जाते आप सभी लोगों से दोस्तों निवेदन है कि आप लोग जो है वीडियो को लाइक और शेयर करके ही जाइएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ज्योति जी इसी बार के बारे में सोचिए, अगली बार के बारे में ना सोचिए। इसी बार सिलेक्शन लेके फाइनल करिए, अगली बार हर बार आप ही को इंतजार नहीं करना है ना। अगली वैकेंसी के लिए फिर से बच्चे आएंगे, वो भी इंतजार कर रहे हैं। तो इस बार आप लोग सिलेक्शन लेके निकल जाइए, अगली बार के बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं है। मेरा पूरा प्रयास है दोस्तों, मेरी पूरी शुभकामना है, ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सभी लोग जो है दोस्तों सिलेक्शन प्राप्त करें, इसी बार प्राप्त कर लें, सोचना ना पड़े। और एक जानकारी और आप लोगों के लिए दे दूं दोस्तों कि आप लोगों के लिए जो है वो एलटी ग्रेड की भी वैकेंसी आ रही है। और संभवतः एलटी ग्रेड की वैकेंसी में जो है दोस्तों अब एलटी ग्रेड की परीक्षा में जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है तब तक कुछ क्लियर नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा है कि जो है वो आपके एलटी में अब जो होगा वो प्री और मेंस आपके 2 एग्जाम होंगे एलटी ग्रेड के लिए। तो आपके लिए जो है उसके लिए भी आप जो है वो फिलहाल अभी आपके पास ये एग्जाम है, इसके लिए आप लोग जो है सितंबर अक्टूबर में आपका एग्जाम होगा, तो इसके लिए पूरा फोकस होके आप लोग तैयारी करिए। साथ में आप सभी लोग दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दिया करिए। वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना बिल्कुल आप लोग नहीं छोड़ेंगे। और अब आप लोगों से दोस्तों कल मिलता हूं, कल सुबह ज्योग्राफी की क्लास में आप सभी लोगों से मिलूंगा दोस्तों। बाकी इस क्लास के बारे में आपको जानकारी चाहिए होगी तो आप इस नंबर पे जो है वो संपर्क कर सकते हैं हमसे। डायरेक्ट मेरी बात आपसे हो जाएगी इस नंबर पे, और आपको जो भी जानकारी चाहिए होगी मैं उपलब्ध करा दूंगा। अब कल सुबह आप लोगों से मिलूंगा दोस्तों। कल सुबह जो आपकी क्लास होगी वो आपके ज्योग्राफी की होगी। जो लोग ज्योग्राफी विषय से अभ्यास करना चाहते हैं, ज्योग्राफी विषय के प्रश्नों का प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वो लोग कल सुबह मिलेंगे। तो दोस्तों चलिए, तो अब जो है आप लोग आज की क्लास थोड़ी सी लेट हो गई है, क्योंकि एक बार जो है वीडियो शुरू किया था मैंने, जैसे ही क्लास को शुरू किया था वैसे ही थोड़ी सी समस्या आ गई और स्ट्रीम को जो है वो ब्रेक करना पड़ गया, और उस स्ट्रीम को जो है मैंने कैंसिल कर दिया। फिर दोबारा स्ट्रीम को अरेंज किया गया और आप लोगों के बीच, क्योंकि दोस्तों क्लास लेने के लिए जो है मैं भी आप लोगों के बीच में यदि नहीं आता हूं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो मैं आप लोगों से ज्यादा उत्सुक रहता हूं आप लोगों की क्लास को लेने के लिए। फिलहाल जो है दोस्तों आप लोग मुझे अनुमति दीजिए इस समय। कल मिलते हैं आप लोगों से सुबह, तब तक के लिए आप सभी लोगों को दोस्तों गुड नाइट, शुभ रात्रि।